हेलो गाइस। तो सारी ड्रग्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक तो जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि रैपिड रिवीजन है और पढ़ेंगे सारा। और एक ड्रग पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहती हूँ। तो रिसेप्टर के बारे में पढ़ लो कि कौन सा रिसेप्टर कैसे काम करता है। सबसे इजी है, अगर आपको आज इन तक रिसेप्टर समझ में नहीं आए हैं अल्फा बीटा वाले, तो इस वीडियो में आपको समझ में आएंगे। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। रिसेप्टर कौन से होते हैं, तो दो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर दो तरीके के होते हैं, अल्फा वन, अल्फा टू। बीटा रिसेप्टर तीन तरीके के होते हैं, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, ठीक है। ये जो रिसेप्टर है, ठीक है, ए साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ एल्क्विस्ट डिवाइड अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। ध्यान रखना, अल्फा और बीटा रिसेप्टर किस साइंटिस्ट ने डिवाइड किया था? एल्क्विस्ट ने। अल्फा वन जो होता है ना रिसेप्टर, वो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स करता है। अब अल्फा वन ए, ठीक है, अल्फा फर्स्ट है, उसके अंदर भी ए वाला है जो आइरिस पे काम करता है। आई, ये एक जो बना होना है उसे आई याद रखना, आइरिस है। मिडियासिस कराता है रेडियल मसल्स का। नेक्स्ट जो है ना आई से, वो है इंटरनल यूरिथ्रा स्फिंक्टर, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। अल्फा वन बी भी होता है जो ब्लड वेसल्स पे काम करता है, तो और ये क्या कराता है? वेसो कंट्रिक्शन कराता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अल्फा टू रिसेप्टर। अल्फा टू रिसेप्टर होता है, अल्फा टू वाले भी, अल्फा टू ए, अल्फा टू बी, अल्फा टू सी। अल्फा टू ए वाला प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर होता है, बी वाला पोस्ट साइनेटिक, और थर्ड वाला होता है एक्स्ट्रा साइनेटिक। ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली आपको अल्फा टू अल्फा सी वाला होता है ना, वो याद करना है। उसके अंदर क्या होता है? मेनली ये वर्क करता है पेनक्रियास के ऊपर, जो इंसुलिन कम करता है। वो प्लेटलेट्स के ऊपर काम करता है, जो प्लेटलेट्स अटैचमेंट को कम करता है, ठीक है। ये अल्फा का याद होते हो गया। अब है बीटा वन रिसेप्टर। बीटा वन रिसेप्टर तीन जगह काम करता है हार्ट के ऊपर, ठीक है। ऐसे तो दो जगह काम करता है, हार्ट पे और दूसरा किडनी पे। तो हार्ट के अंदर भी तीन जगह पे, पहला एसए नोड पे, जिससे ये हार्ट रेट बढ़ाता है, जिसको पॉजिटिव कोनोट्रोपिक बोलते हैं। नेक्स्ट है एवी नोड पे काम करता है, कंडक्शन बढ़ाता है, जिस इसलिए इसको पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक बोलते हैं। नेक्स्ट वाला मायोकार्डियम पे काम कराता है, इसलिए फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक बोलते हैं, ठीक है। बीटा वन रिसेप्टर की बात करी हूँ। अब बीटा वन सेकेंडली किडनी पे काम करता है, जेजी सेल पे काम करता है, रेनिन बढ़ा देता है और बीपी इंक्रीज करता है। बीटा वन कंप्लीट याद हो गया होगा। नेक्स्ट है बीटा टू रिसेप्टर। फर्स्ट ये काम करता है स्केलेटन मसल्स पे, जो ट्रेमर लाता है, ठीक है। सेकंड है ये एल, एल से है लीवर, लीवर पे काम करता है बीटा टू रिसेप्टर, जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगा और हाइपरग्लाइसेमिया कराएगा। नेक्स्ट है एस से थर्ड जो काम करता है बीटा टू, वो काम करता है स्मूथ मसल्स पे रिलैक्सेशन का। अल्फा वन क्या पढ़ा था? वो काम करता है स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन का, और जो बीटा टू है वो काम करता है रिलैक्सेशन का, इसलिए ब्रोंकोडायलेशन कराता है, वेसोडायलेशन, टोकोलाइटियो, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। इंटेस्टाइन रिलैक्स कराता है, इसमें काम लेते हैं। तो इसका याद करने का तरीका है, जैसे ये है बीटा टू एस, स्केलेटन मसल्स का एस, और फिर यहाँ पे एल लीवर का, और स्मूथ मस्कुलर वहाँ पे एस, एस एल एस। ये तीनों याद रखना, और इससे आपको तीनों बीटा टू के काम याद आ जाएंगे। नेक्स्ट है बीटा थ्री रिसेप्टर, जो एडिपोस टिश्यू पे काम करता है, लाइपोलाइसिस कराता है, और दूसरा ब्लैडर पे काम करता है, ठीक है, जो रिलैक्सेशन कराता है, डिट्रूसन मसल्स का, यूरिनेशन को कम करता है। तो ये रिसेप्टर के बारे में है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी ड्रग देखो, डायरेक्टली एक्टिव एड्रिजेनिक ड्रग कौन कौन सी होती है? केटकोलामाइन होता है, दूसरा नॉन केटकोलामाइन होता है। केटकोलामाइन नॉट ओरल, ओरल कभी भी नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जीआईटी के अंदर ए में ओ एंजाइम डिग्रेड कर लेता है। ये ओनली इंजेक्शन के फॉर्म में लगते हैं केटकोलामाइन, जो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल केटकोलामाइन और सिंथेटिक केटकोलामाइन। नेचुरल के अंदर नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, और इसके अंदर डोपिटामाइन, आइसोपिनालिन, और डोपेक्सामाइन, आइपोपेमाइन और फोनाल्डामाइन, ठीक है। नेक्स्ट नॉन केटकोलामाइन ओरल ही देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, ये तीनों पढ़ेंगे नेचुरल वाले। फर्स्ट है नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। नॉन एपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन होती है, वो होती है 1 mg/ml, मतलब 1 और 1000 का रेशियो। नॉन एपिनेफ्रिन किस किस रिसेप्टर पे काम करता है? अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा थ्री। याद रखना, नॉन एपिनेफ्रिन कभी भी बीटा टू रिसेप्टर पे काम नहीं करता है, ठीक है। अब ये मान लो कि ये बीटा टू पे काम नहीं करता है, जो तो फिर जो बीटा टू रिसेप्टर का जो काम होगा ना, वो ये नॉन एपिनेफ्रिन नहीं कर पाएगा। अब मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि बीटा टू रिसेप्टर क्या करता है?
ट्रेमर करता है, और ये देखो हाइपरग्लाइसीमिया करता है, और ये सारा डायलेशन कराता है। तो बस नॉन एपी ब्रोंको डायलेशन कराता है। तो अब नॉन एपिनेफ्रिन B2 पे काम नहीं करता, इसलिए नो ब्रोंको डायलेशन और नो वेसो डायलेशन। समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब मैंने आपको अभी रिसेप्टर पढ़ाए हैं। जो नॉन एपिनेफ्रिन होता है ना, वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और सेप्टिक शॉक का। नॉन एपिनेफ्रिन को कभी भी एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर नहीं देते, क्योंकि एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर हमेशा वेसो कंट्रिक्शन होता है, और वेसो कंट्रिक्शन हो रहा है तो अपन को वेसो डायलेशन करना है। लेकिन नॉन एपिनेफ्रिन कभी भी वेसो डायलेशन नहीं कराता है, ब्रोंको डायलेशन नहीं कराता है। क्यों? क्योंकि बीटा 2 पे काम नहीं करता है। ठीक है, ये देखो वही लिख रखा है, ये आप पढ़ लेना पूरा पॉज करके। ठीक है, वही चीज लिख रखी जो मैंने आपको समझाई है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एपिनेफ्रिन एडिनलिन। ठीक है, ये सारे रिसेप्टर पे काम करता है, लेकिन थोड़ा सा B3 पे भी काम करता है, बीटा 3 पे, लेकिन थोड़ा सा वीक एक्शन होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन देख लो एपिनेफ्रिन की, 1 mg पर 1 ml 1 और 1000 का रेशियो। IM दे सकते हैं, सब क्यूटेनस और इंजेक्शन और ET ट्यूब में भी दे सकते हैं हम इसको। अगर इसको एफिनेफ्रिन को डाइल्यूट करेंगे तो अपन ये क्या बन जाएगा, 0.1 mg का 0.1 mg हो जाएगा, और 1 और 1000 का रेशो का 1 और 10,000 रेशो बन जाएगा। ठीक है, इसको IV और IO देंगे, IO में टीबिया से देंगे। एफिनेफ्रिन इज नेवर गिवन इंट्राकार्डियक रूट एज इट डैमेज मसल्स ऑफ द हार्ट एंड कॉज मायोकार्डियल नेक्रोसिस। पहले जब CPR मतलब देते थे ना कार्डियक अरेस्ट में, तो उससे पहले क्या ड्रग, उसके बाद ड्रग देते थे। ठीक है, तो डायरेक्ट कार्डियक में देते थे, तो अब वो बंद कर दिए, क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट मसल्स को डैमेज करता है। एपिनेफ्रिन का सबसे पहला यूज एनाफाइलेक्सिस में करेंगे, जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है। डोज क्या रहेगी एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर, देखो 0.5 ml ऑफ 1 और 1000 IM, वो भी, और वास्टेक्स लेटरेरिस पे। ठीक है, रेशनल क्या है, एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट करता है बीटा 2 रिसेप्टर कोजिंग ब्रोंकोडाइलेशन करता है। ठीक है, इनहिबिट करता है हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मसल्स। ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको रिसेप्टर पढ़ा रखे हैं इसलिए। ब्रिटल अस्थमा के अंदर भी अपन एपिनेफ्रिन यूज करते हैं, सडन इमरजेंसी इन अस्थमा। ठीक है, ब्रिटल अस्थमा उसको बोलते हैं। यही सेम का सेम रेशनल इधर ही आएगा, और सेम का सेम डोज, यही डोज इधर है, 0.5 ml 1 और 1000 IM और सबक्यूटेनियस। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट के अंदर भी एपिनेफ्रिन देते हैं। डोज देखो 1 ml ऑफ 1 और 10,000 के रेशियो में देते हैं। ठीक है, और 1 ml ऑफ 1 और 1000 ET के अंदर देते हैं। IV और IO के अंदर तो 1 और 10,000 का रेशियो है, लेकिन ET के अंदर 1 और 1000 का रेशियो देख लो, वो रिसेप्टर के हिसाब से, क्योंकि एपिनेफ्रिन क्या करता है, α1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, तो प्रोड्यूस क्या करेगा, वेसो कंट्रिक्शन करेगा। ठीक है, जिससे वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, इसलिए अपन क्या देते हैं, CPR के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो ड्यूरिंग वो अलोंग विद लोकल एनेस्थीसिया, एपिनेफ्रिन एकमात्र ड्रग है जिसको अंदर क्या कहते हैं, लोकल एनेस्थीसिया के साथ देते हैं। तो उसका रेशो देखो 1 और 50,000, 1 और 2 लाख भी दे सकते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एपिनेफ्रिन मैंने आपको बताया था ये लोकली α1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, जो वेसो कंट्रिक्शन करता है। ठीक है, तो वेसो कंट्रिक्शन से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन और लोकल एनेस्थेटिक इनटू ब्लड वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलप्रेसिन इज ए अल्टरनेटिव ड्रग यूज इन लोकल एनेस्थेसिया। ओके, ये जरूर याद करना, जरूर पूछेगा, ये रेशियो पूछेगा। अब मैं बात करूंगी डोपामिन की। डोपामिन की जो वाइल आती है उसके अंदर नॉर्मली वाइल के अंदर आता है 40 mg पर DL। ठीक है, कंसंट्रेशन है डोपामिन के एक वाइल के अंदर। ठीक है, अब ये किस किस रिसेप्टर पे काम करता है, D1 D2। ठीक है, ओनली ये ध्यान रखना, जैसे नॉन एपिनेफ्रिन बीटा 2 पे काम नहीं करती, जैसे डोपामिन सारे पे काम करता है, बीटा 2 पे काम नहीं करेगा। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर अपन डोपामिन नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि बीटा 2 पे काम नहीं करता है। इसका रेशनल और मैंने पीछे दे रखा है, क्योंकि बीटा 2 किस पे काम करता है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, ये डायलेशन कराता है ब्रोंकोस का, और एनाफाइलेक्टिक में तो वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है ना, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो डायलेशन नहीं करेगा, इसलिए अपन नहीं देंगे। डोपामिन कैसे देते हैं वो रूट देखो। सबसे पहले अगर डोपामिन का लो डोज है तो 1 से 2 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट। रिसेप्टर किस पे काम करेगा, D1 D2 पे। इफेक्ट क्या लाएगा, वेसोडाइलेशन का, और क्या करेगा, GFR किडनी के अंदर GFR बढ़ाएगा। तो अपन किसके अंदर यूज करेंगे, किडनी के अंदर GFR बढ़ा रहा है, ब्लड बढ़ा रहा है, वेसोडाइलेशन कर रहा है, तो रेनल फेलियर के अंदर दे देंगे और ओलिगोयूरिया के अंदर दे देंगे, जिससे उसको अच्छा सा बाथरूम आए। साइड इफेक्ट क्या होगा भाई, डायलेशन करा रहा है तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। मीडियम डोज पे क्या करेगा, 2 से 10 पे बीटा रिसेप्टर पे काम करेगा, फोर्स ऑफ कंट्रिक्शन बढ़ाएगा। अगर कंट्रिक्शन बढ़ा रहा है तो उसको हार्ट फेलियर के अंदर ही तो देंगे, लेकिन फोर्स ऑफ कंट्रिक्शन ज्यादा बढ़ाएगा तो साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा, अरिथमिया। नेक्स्ट हाई डोज पे डोपामिन देखोगे 10 से ज्यादा, अल्फा रिसेप्टर
काम करेगा। नेक्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, वेसो कंट्रिक्शन का। वेसो कंट्रिक्शन होते बीपी इंक्रीज। बीपी इंक्रीज किस में चाहिए, शॉक में चाहिए, इसलिए अपन किस में यूज करेंगे, यूज किया इसका शॉक का। और किसके अंदर नहीं किए देंगे, ऑलरेडी हाइपरटेंशन के अंदर, क्योंकि इसका वर्क ही है बीपी बढ़ाना। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन आपके सामने है, विच डोज ऑफ डोपामिन इज नॉट यूज इन ट्रीटिंग शॉक टू बीपी। तो लो डोज कभी भी यूज नहीं करेंगे शॉक के अंदर बीपी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपको सारणी से मिलेगा, जो अपन पिछली वाली पढ़ाई थी, तो वो वापस देखना आप जाकर। तो सबसे पहले अस्थमा पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक जो बताती हूँ कि बेसिक सीख लो इसके बारे में, फिर अपन सीखते हैं, ठीक है। अस्थमा होता है ना, वो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, ब्रोंकस में, ठीक है। तो उस इन्फ्लामेशन से क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। नाम में आ रहा है ब्रोंको, मतलब ब्रोंकाई, कंस्ट्रिक्शन का मतलब ऐसे सिकुड़ापन, ठीक है। इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रिवेंशन क्या होगा, क्रोनिक और परसिस्टेंस अस्थमा हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होने की वजह से ही क्रोनिक और परसिस्टेंस अस्थमा हो जाएगा, ठीक है। और जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है उससे डिस्निया और चेस्ट पेन हो जाएगा और वीजिंग होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो अचानक होगा ना, तो उसको एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा बोलेंगे। तो इसके लिए अपन इसको क्या देंगे, रिलीवर थेरेपी देंगे, जो आगे मैं पढ़ाऊंगी रिलीवर थेरेपी कैसे देते हैं, ठीक है। अब देखो, एक्यूट अस्थमा में अलग ट्रीटमेंट देते हैं, क्रोनिक अस्थमा में अलग ट्रीटमेंट देखे, ठीक है। एक्यूट अस्थमा मैंने बताया था ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से होता है, ठीक है। आप खुद देख लो, जैसे ये एक्यूट अस्थमा है ना, तो इसका ये देखो, ये एक्यूट अस्थमा किससे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक्यूट अस्थमा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से हो रहा है, तो अपन इसमें क्या देंगे, ब्रोंकोडाइलेटर देंगे, रिलीवर थेरेपी। और क्रोनिक अस्थमा किसकी वजह से होता है, एंटी इंफ्लामेटरी की वजह, तो ये देते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी दे रहे हैं, ठीक है। ये मेंटेनेंस थेरेपी चलती है क्योंकि क्रोनिक है। अब इसमें एंटी इंफ्लामेटरी क्यों दे रहे हैं क्रोनिक अस्थमा में, क्योंकि यहाँ आपने पढ़ा है कि जो इन्फ्लामेशन होता है ना, उसमें क्रोनिक और परसिस्टेंस अस्थमा होता है, ठीक है। तो इसलिए समझ में आया ना कंसेप्ट। तो अब पढ़ो, रिलीवर थेरेपी में अपन बैटमैन से याद कर लेना, बी से बीटा अगोनिस्ट देते हैं, ए से एंटीकोलिनर्जिक देंगे, टी से थियोफाइलिन देंगे, और मेन से MgSO4 देंगे, ठीक है। एंटी इंफ्लामेटरी में मेंटेनेंस थेरेपी में क्या देंगे, ठीक है, MLOLCM, ठीक है, इससे याद कर लेना। एम से मास्ट सेल स्टेबलाइजर, लो से लॉक्स इनिबिटर, एल से ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सी से कोर्टिकोस्टेरॉइड, और एम से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, जिसको ओपन बोलते हैं MAB, ठीक है, शॉर्ट में। अब ये जो MAB जो काम करती है, ये सारी जो ड्रग्स है ना, वो कैसे काम करती है, इसका पूरी फिजियोलॉजी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है ना। जैसे ये सेल है, मास्ट सेल है, इसके ऊपर ये लगे हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या आती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ई आके लगती है, ठीक है। फिर इसको इनिबिट करने के लिए अपन क्रोम वाली, जो भी ड्रग के पीछे क्रोम होता है ना, तो वो मास्ट सेल को इनिबिट करती है, ठीक है, वो रिलीज करती है। तो ये पूरा देर का है, पढ़ो नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मेनली आपको क्या याद करना है, एक्यूट अस्थमा अटैक, ठीक है। एक्यूट अगर अस्थमा का अटैक आया ना, तो उसके अंदर आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होनी चाहिए बीटा अगोनिस्ट, फॉर्मेटरोल प्लस माइनस, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ब्यूडेसोनाइड का इनहेलर होना चाहिए, ठीक है। एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा नॉट रिलीव बाय यूजुअल डोज ऑफ बीटा अगोनिस्ट, ठीक है। जो अपन यूजुअल डोज देते हैं ना, मतलब रेगुलरली बीटा अगोनिस्ट की, तो उससे क्या करता है, एक्यूट अस्थमा ठीक नहीं होता है, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं स्टेटस अस्थमेटिकल, एक्यूट सीवियर अस्थमा, मतलब अचानक हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, लेकिन बीटा 2 से रिलीव नहीं हो रहा है, बीटा अगोनिस्ट से, तो इसको बोलते हैं स्टेटस अस्थमेटिकस, ठीक है। अब अगर किसी पर्सन को स्टेटस अस्थमेटिकस होता है ना, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है वो पढ़ते हैं। इसका ट्रीटमेंट है, सबसे पहले ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है। अगर कोई अस्थमा का अटैक वाला आपके पास पेशेंट आ गया है एक्यूट में, ठीक है, तो सबसे पहले उसको ऑक्सीजन लगा लो, ठीक है। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हाइपोक्सिया हो रहा है। फिर सेकंड उसको हाइड्रोकोर्टिसोन देना है IV। फिर बीटा तो यूजुअल डोज लगी, पर वो नहीं लगानी, इसमें अपन हाई डोज लगानी है फॉर्मेटरोल की। फिर भी रिलीव नहीं हो तो फिर इंजेक्शन लगाना है टर्बुटेलिन का, प्लस IV साल्मेट्रोल देनी है, ठीक है। और फिर इसके साथ में और भी देनी, ऑल्सो गिव सोडियम हाइपो
सोडा बाइकार्बोनेट, जिसका ट्रीटमेंट किसके ट्रीटमेंट में लगाते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, ठीक है। और एंटीबायोटिक दे देनी है चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये एक्यूट अस्थमा अटैक का ट्रीटमेंट था, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं क्रोनिक परसिस्टेंस अस्थमा का, जो किसे इन्फ्लामेशन से होता है, ठीक है। इसके अंदर अब स्टेप स्टेप अप थेरेपी यूज करते हैं। सबसे पहले अगर ना, जैसे डे के अंदर एक दिन से अंदर, मतलब एक हफ्ता है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर एक दिन से कम, ठीक है, तो आपको अगर तो सांस में प्रॉब्लम होती है तो उसको माइल्ड बोलते हैं अपन, ठीक है। अस्थमा की जो ये क्राइटेरिया वो माइल्ड है, ठीक है। तो जो इसमें क्या देते हैं अपन, लो डोज देते हैं पर इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड, आईसीएस मतलब इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड लो डोज देंगे माइल्ड के अंदर। अगर एक हफ्ते में एक दिन से ज़्यादा सांस में बीमारी होती है तो मॉडरेट होता है, इसमें आईसीएस लो डोज प्लस लावा देंगे अपन, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट। सीवियर के अंदर क्या होगा, पेशेंट बेड रिडन हो जाएगा, आईसीएच हाई में कर देंगे, पहले लो चल रही थी फिर लावा कर लेंगे। रिफ्रैक्टरी अस्थमा मतलब बार बार अस्थमा हो ही रहा है रोज का रोज, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी ओरल स्टेरॉइड्स, ठीक है। अगर कोई ओरल स्टेरॉइड लेने से भी रेजिस्टेंस हो गया, अस्थमा सही नहीं हो रहा है, तो फिर लास्ट में ट्रीटमेंट करेंगे ये एमएबी का, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देंगे फिर अपन उसको, ठीक है। लेकिन अगर लो डोज अपन किसको माइल्ड अस्थमा है उसके लो डोज पे अगर ये कंट्रोल हो रहा है, वेन कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आईसीएच जो लो डोज पे चला है ना उसको अपन रिप्लेस कर देंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर से या फिर ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर ब्लॉकर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। बीटा टू अगोनिस्ट अब अपन पढ़ते हैं कितने टाइप की होती है, ठीक है। ये 3 टाइप की होती है। साबा मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट। साबा लाबा अल्ट्रा लाबा, ठीक है। जो साबा होती है ना, ठीक है ना, वो क्या होती है, एक्यूट जो अस्थमा चलता है ना, शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, जो एक्यूट अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, साबा होती है, ठीक है। तो इस साबा के अंदर क्या क्या आते हैं, सालबुटामोल आता है जिसको एल्बुटेरॉल भी बोलते हैं, टर्बुटेलिन भी इसमें आता है और पीरबुटेरोल भी इसके अंदर ही आता है। लाबा के अंदर आता है सालमेट्रोल, ध्यान रखना इधर सालबुटामोल है और इधर सालमेट्रोल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सालमेट्रोल है, ठीक है। ध्यान रखना जो बेम्बुटेरोल है ना वो प्रो ड्रग है, फिर ये प्रो ड्रग अंदर जाके एक्टिव होके टर्बुटेलिन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन लाबा, ये बम्बुटेरोल लाबा होती है लेकिन अंदर जाके फिर एक्टिव फॉर्म में आती है तो वो साबा बन जाती है जिसका नाम है टर्बुटेलिन, ठीक है। नेक्स्ट है कि अल्ट्रा लाबा के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, IVOC से याद कर लेना, ठीक है, ये सारी याद कर लेना। जो लाबा और अल्ट्रा लाबा होती है ना वो गिव इन क्रोनिक अस्थमा के अंदर देते हैं, ठीक है, ये दोनों, लेकिन एक्यूट के अंदर नहीं देंगे क्योंकि ये हाई डोज पे चलती है ना, इसलिए जो अगर एक्यूट में आया तो पेशेंट उसको क्यों देंगे, क्रोनिक के अंदर ही देते हैं, ठीक है। शुरुआत में अपन नहीं दे सकते। फॉर्मेटोरोल ड्रग ऐसी होती है जिसके अंदर साबा की भी प्रॉपर्टी होती है और लाबा की भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत प्रॉपर्टी होती है, साबा प्लस लाबा। इसका ट्रीटमेंट किस में अंदर यूज करते हैं, मेंटेनेंस इज क्रोनिक और रिलीवर इन एक्यूट, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, स्मार्ट थेरेपी भी बोलते हैं। स्मार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही है जो दोनों पे वर्क कर जाएगी। कि तो अपन अलग अलग ड्रग देते हैं लेकिन ये एक ही है जो दोनों पे वर्क कर जाएगी, ये तो स्मार्ट थेरेपी हुई। अब रूट देख लो कि बीटा जो अगोनिस्ट होता है ना, प्लस का मतलब अगोनिस्ट होता है, तो ऑल बीटा 2 प्लस का क्या रूट रहेगा, इनहेलर होगा, ओरल होगा, सब क्यूटेनियस में टर्बुटेलिन होगा और आईवी इंजेक्शन में सालमेट्रोल होगा, ठीक है। तो देखो जो टर्बुटेलिन होता है ना, नॉट गिवन इन आईवी रूट, कंट्रा इंडिकेट होता है, आईवी में कभी नहीं देते। टर्बुटेलिन अभी पढ़ा था, क्या है, साबा है, ठीक है, और बीटा 2 अगोनिस्ट है। साबा के अंदर आता है टर्बुटेलिन, इसलिए बीटा 2 के ऑल रूट चलता है, ओनली टर्बुटेलिन का आईवी रूट कभी नहीं चलता। बीटा 2 जो अगोनिस्ट होता है ना उसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है, अब बीटा 2 जो जिस रिसेप्टर पे काम करता है उसके अगोनिस्ट जो काम है ना वो सारे इसमें लिख दो, जो मैंने आपको पहले रिसेप्टर वाले में पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले HHHTT, 3H2T, याद करने का तरीका है 3H2T, ठीक है। तो 3 तो H है और 2 है जो T है। हाइपोकैलेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया ड्यू टू वेंटिलेशन मिसमैच, टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। बीटा 2 जो अगोनिस्ट है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा, ट्रेमर होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है। तो शॉर्टेज कौन सी होती है, आइपोट्रोपियम जिसको साबा बोलते हैं, ठीक है।
डेरिवेटिव वो एट्रोपिन होता है, ठीक है, ये जो होता है। अब इसके अंदर क्या क्या करवाता है, ड्राई आई, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन और ड्राई म्यूकस। तो ये क्या कराता है, इसके ये सारे इफेक्ट होते हैं, ठीक है, एंटीकोलर्जेनिक के। अब बीटा 2 पे जो काम करती है वो म्यूकस बढ़ा देती है, लेकिन जो एंटीकोलर्जेनिक अपन दे रहे हैं ना वो म्यूकस घटाती है, ठीक है। आइपाट्रोपियम होता है ना, वो क्या करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करता है, ब्रोंको डायलेशन भी करता है, ठीक है, ये क्योंकि एंटीकोलर्जेनिक में आता है, ठीक है, दोनों काम करेगा। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे थियोफाइलिन, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज मिथाइल जेंथिन्स, इसका दूसरा नाम है थियोफाइलिन का। इट मैक्सिमम प्रेजेंट इन चाय, चाय के अंदर बहुत ज्यादा होता है। ट्रीटमेंट किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, एपनिया ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर एपनिया हो रहा ना, तो थियोफाइलिन यूज किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है PDE4 इनहिबिटर होता है थियोफाइलिन, ठीक है। तो ड्रग कौन कौन सी होती है थियोफाइलिन के अंदर, देख लो। टी से याद करो, टी से थियोफाइलिन, ई से इटोफाइलिन, ए से एमाइनोफाइलिन, ठीक है। थियोफाइलिन को ओरल दे सकते हैं, पर इनहेलर और इंजेक्शन में नहीं देंगे क्योंकि इनसोलेबल है वाटर के अंदर। ये दोनों अपन ओरल के अंदर दे सकते हैं, इंजेक्शन के अंदर भी दे सकते हैं, पर इनहेलेशन के अंदर नहीं दे सकते। विच ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है, हैव एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर जाएगा थियोफाइलिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेरिफाइलिन होता है, डेरिफाइलिन के अंदर इटोफाइलिन प्लस एमाइनोफाइलिन दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं, डेरिफाइलिन। इट रिक्वायर्ड थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है। अब थियोफाइलिन की थेरापेटिक रेंज कितनी होती है, 5 से 15 माइक्रोग्राम पर ml। थियोफाइलिन से अगर साथ में कौन सी ड्रग देंगे तो थियोफाइलिन की जो होती है ना वो कैपेसिटी क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, इफेक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो GPRS, ग्लिसोफुलविन, फिनोटोइन, फिनोबार्बिटोन, रिफाम्पिसिन, स्मोक और एल्कोहल, ये सारे थियोफाइलिन की इफेक्टिविटी को कम करेंगे, इसलिए इस ड्रग के साथ में, थियोफाइलिन के साथ में ये ड्रग नहीं लेते, ये भी नहीं लेते क्योंकि इफेक्ट को बढ़ा देती है। COCAE, कोका से याद किया था मैंने, सी से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओमेप्राजोल, एलोपेरिनोल और एरिथ्रोमाइसिन और सिमेटाइडिन, ठीक है, याद करना। अगर थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी हो गई तो सर्ज इससे हो जाएगा, इसके ये सारे साइड इफेक्ट है, ठीक है। एस से सीजर, अरिथमिया, यूरिनेशन, GIT अपसेट, नोजिया, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया, और H से है सडन वेसोडाइलेशन, हेडेक, SAUGH, ठीक है, ये पूरा इसके न्यूमोनिक से याद कर लेना। अब पढ़ते हैं MgSO4। ये क्या करता है, ब्लॉक करता है कैल्शियम चैनल को, और क्या करता है, लीड टू ब्रोंकोडाइलेशन करता है। किस किस में यूज करते हैं, स्टेटस अस्थमेटिकल, बेरियम पॉइजनिंग के अंदर, डायरिया के अंदर, ठीक है, टोकोलाइटिक भी काम करता है MgSO4। एंटीडोट क्या होता है, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट। मास्ट सेल स्टेबलाइजर देख लो, ठीक है, क्रोमोलिन। रूट क्या, इनहेलेशन, यूज किस में करते हैं, क्रोनिक अस्थमा, सीजनल अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा के अंदर मास्ट सेल इनहिबिटर यूज करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आएगा इसके अंदर, इन तीनों अस्थमा के अंदर, तो ICH, ठीक है, इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड जाएगा, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी मास्ट सेल स्टेबलाइजर होगी। लॉक्स इनहिबिटर में कौन सी आती है, जिसके पीछे जीलूटोन आता है, ठीक है। साइड इफेक्ट हिपेटोटॉक्सिक होती है, नॉट यूज नाउ, अभी यूज नहीं होती है, ठीक है। ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में क्या आता है, लुकास्ट आता है, जो वाले मोन्टेलुकास्ट, ठीक है। रूट क्या होता है, ओरल होता है, और टॉपिकल भी अपन इसको यूज करते हैं आई ड्रॉप के यूज पे, एलर्जिक कंजेक्टिवाइटिस के अंदर। किसके अंदर यूज किया था, जिसको एस्पिरिन से इंड्यूस अस्थमा होता है ना, मतलब एस्पिरिन ज्यादा खाने से भी अस्थमा होता है, तो उस ड्रग से बचाने के लिए मोन्टेलुकास्ट देते हैं उसको। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सॉरी, एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा के लिए की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ICH ऑलवेज यही रहेगी, ठीक है। लिकोटिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मोन्टेलुकास्ट, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, चर्ग स्ट्रास सिंड्रोम, पेरिफेरल इसेनोफिलिया और वेस्कुलाइटिस हो जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया पूरा अस्थमा की। अब लिथियम के बारे में पढ़ते हैं। ये मूड स्टेबलाइजर होती है। इफेक्टिवनेस ऑफ लिथियम फॉर मेनियन प्रोफाइलैक्सिस और बाइपोलर डिसऑर्डर, ये किसने खोजा था, तो जॉन F से कोड ने खोजा था। इसके लिए लिथियम काम आएगी इन डिजीज के लिए। मोनोवलेंट आयरन की होती है लिथियम। एलिमिनेशन जो होता है T जो हाफ होता है, ठीक है, T हाफ है इसका ये, ठीक है। T हाफ जो होता है वो 18 से 24 घंटे होता है। इक्विलिब्रियम रिच कब होता है, लिथियम खाने के 5 से 7 दिन बाद में। थायराइड रेनल कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, सीरम लिथियम। इंडिकेशन पूछ ले कि लिथियम किस में यूज किया जाता है, तो एग्जुवेंट की तरह यूज किया जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया के अंदर।
अदर नॉट एफडीए अप्रूव, मतलब इन डिजीज में भी यूज होती है लिथियम, लेकिन एफडीए के अप्रूव नहीं है। जैसे एग्रेशन, ओसीडी, हेडेक, मूवमेंट डिसऑर्डर, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गाउट, जेनाइटल हर्पिस, न्यूट्रोपिनिया, एपिलेप्सी, इसके अंदर भी लिथियम यूज करता है लेकिन अप्रूव नहीं है। लिथियम का साइड इफेक्ट, लिथियम से याद कर लो, एल से लॉस ऑफ हेयर एंड एपिटाइट, आई से इंक्रीज ल्यूकोसाइट, टी से ट्रेमर, एच से हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर भी होता है। आई से इंटरेक्शन होता है, मतलब ये इसके इंटरेक्शन है। यू से यूरिन ज़्यादा, पोलीयूरिया। बी से मिसलेनियस। न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? पोस्टुरल ट्रेमर आता है जिसकी क्या होती है 8 से 12 हर्ट्ज होती है। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट में क्या देते हैं पोस्टुरल ट्रेमर के अंदर? तो प्रोपेनोल इसकी ड्रग है। इसका साइड इफेक्ट न्यूरोलॉजिकल में आता है लिथियम का सीजर, मेमोरी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। जीआई के अंदर क्या साइड इफेक्ट है? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। एंडो के अंदर हाइपोथायराइडिज्म, हाइपर और हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है। रेनल के अंदर आप देख सकते हो, मोस्ट कॉमन अगर पूछ ले साइड इफेक्ट तो रेनल का ही है, पोलीयूरिया। लिथियम इनहिबिट करता है ये इफेक्ट ऑफ एडीएच को। ठीक है। एनडीएच क्या करता है? एंटी डायूरेटिक, मतलब डायूरेटिक नहीं होने देता, अपने अंदर यूरिन रखता है होल्ड करके, लेकिन अगर लिथियम को लेता है उसको इनहिबिट कर लेता है, इसलिए वो यूरिन ज़्यादा जाता है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे अपन? पोलीयूरिया का फ्लूइड रिप्लेस करेंगे, थाइजाइड देंगे, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक देंगे। लिथियम एडिमा भी करता है, लिथियम लिथियम थ्रस्ट भी बढ़ाता है। सिक्स साइनस सिंड्रोम में कभी भी लिथियम नहीं देते हैं क्योंकि ये साइनस नोड की एक्टिविटी कम करता है। अगर लिथियम के साथ में ये सारी ड्रग देंगे ना, लिथियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और ये सारी ड्रग देंगे तो लिथियम की कंसंट्रेशन घट जाएगी। लिथियम की कंसंट्रेशन कौन कौन बढ़ाता है? थाइजाइड, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, एसी इनहिबिटर, एनएसएआईडी, एक्सेप्ट एस्पिरिन एंड सुलिंडेक। कौन कौन सी जो ड्रग है जो लिथियम की कंसंट्रेशन कम करता है? लूप डायूरेटिक, डायूरेटिक, जेंथिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। इनिशियल मेडिकल वर्कअप क्या क्या कराते हैं जिसको लिथियम देते हैं? केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट, टीएफटी थायराइड फंक्शन टेस्ट, सीबीसी, ईसीजी, प्रेगनेंसी टेस्ट, और ब्लड सैंपल क्या होगा 12 आवर्स आफ्टर लास्ट डोज। थेरापेटिक रेंज कितनी होती है लिथियम की? 0.5 से 1.5। एक्यूट मेनिया के अंदर क्या डोज रहती है, क्या लेवल रहता है? 1 से 1.5। मेंटेनेंस कितने पे चलता है? 0.6 से 1.8। टॉक्सिसिटी कितने पे हो जाती है? मोर देन 1.5। लिथियम की टॉक्सिसिटी 3 तरह की होती है। ठीक है। साइन सिम्टम दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये माइल्ड है, मॉडरेट, सीवियर है। तो माइल्ड से मॉडरेट के अंदर क्या लेवल रहता है? 1.5 से 2। जीआई के अंदर नोजिया, वोमिटिंग, पेन। सीएनएस के अंदर एटेक्सिया, निस्टेक्समस, मसल्स वीकनेस। माइल्ड टू सीवियर के अंदर 2.2 होगा लेवल, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया होगा। सीएनएस के अंदर चेंज हो जाएगी, इधर ये है तो इधर ये, कन्वर्जन, स्टूबल, कोमा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, हाइपर एक्टिव, सर्कुलेटरी फेलियर। सीवियर के अंदर डेथ हो जाएगी, ओलिगोरिया, रेनल फेलियर और जनरलाइज कन्वर्जन। ये 2.5 से ज़्यादा लेवल होगा तब होगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जब भी टॉक्सिसिटी हो जाएगी लिथियम को स्टॉप करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, रिमूवल करेंगे जितना भी अनअब्जॉर्ब सोडियम है उसको जीआई से। इसके लिए क्या देंगे? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और सोडियम पॉलीस्टीरेट सल्फोनेट। हीमोडायलिसिस कर लेंगे अगर 4 से ज़्यादा लेवल हो गया ब्लड सीरम लेवल का। ठीक है। और ये तो कार्बामाजेपिन का है। ठीक है। तो ये लिथियम हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे डिजोक्सिन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है डिजोक्सिन का? तो ये सबसे पहले वर्क करती है मायोकार्डियम पर। मायोकार्डियम पे वर्क करके पॉजिटिव आइनोट्रोपिक के हिसाब से काम करती है। आइनोट्रोपिक हुआ तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा देगी। मैंने ऑलरेडी रिसेप्टर में बढ़ा दिया है कि ये कैसे करती है। एसए नोड और एवी नोड को इनिबिट करती है। ठीक है। अगर एसए नोड को इनिबिट करेगी तो हार्ट रेट कम पड़ जाएगी। एवी नोड को करेगी तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट आएगा, एवी नोड कंडक्शन कम होगा। डिजोक्सिन स्टिमुलेट करेगी वेगस नर्व, इनिबिट एसए और एवी नोड, और वेसोमाइमेटिक इफेक्ट ऑफ डिजोक्सिन आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और इसका मैकेनिज्म आप देखो कि जो अपन जैसे डिजोक्सिन लेते हैं ना, वो क्या करती है? ये सेल है, मान लो ये पूरी सेल है, तो सेल के अंदर का जो सोडियम है वो बाहर जाता है। ठीक है। और बाहर का पोटेशियम अंदर आता है। तो डिजोक्सिन आके इसको सोडियम एटीपीएच जो ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएच जो पंप होता है ना, इसको बंद कर देता है। तो जो सोडियम है, ठीक है, वो अंदर ही रह जाता है, इसलिए अंदर क्या होता है? हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है। और जो पोटेशियम है वो बाहर ही रह जाता है, वो उसको अंदर नहीं जाने देता है क्योंकि ब्लॉक हो जाता है। तो बाहर क्या हो जाएगा? पोटेशियम बढ़ जाएगा। ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा? अंदर कैल्शियम को भी अंदर ही रख देता है, यहाँ से ब्लॉक कर देता है चैनल। तो हाइपर कैल्सीमिया सेल के अंदर, और सेल के अंदर ही हाइपरनेट्रीमिया, और बाहर हाइपर कैलीमिया हो जाएगा। ठीक है।
तो डिजोक्सिन क्या करता है, ब्लॉक कर देता है सोडियम की साइड को, तो हाइपरकेलेमिया हो जाएगा। अब देखो ज़्यादा पोटेशियम बाहर होगा ना, डिजोक्सिन को बाइंड करने में भी ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। जैसे कोई कम चीज़ है, ठीक है, मान लो कि पोटेशियम कम है, तो डिजोक्सिन जल्दी से उसको ब्लॉक कर देगा ना, तो उसकी इफेक्टिविटी तो बढ़ जाएगी। अगर पोटेशियम ज़्यादा है ना, इसलिए इफेक्टिविटी कम पड़ जाती है डिजोक्सिन की। अगर हाइपोकेलेमिया है तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी डिजोक्सिन की, ठीक है। इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ डिजोक्सिन लीड टू अरिथमिया, ज़्यादा बाइंडिंग करेगा तो अरिथमिया कर लेगा। डिजोक्सिन इसलिए कंट्राइंडिकेट होता है हाइपोकेलेमिया के अंदर, और हाइपोकेलेमिया होता है पोटेशियम का लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। डिजोक्सिन का ओवरडोज हो जाता है ना किसी बच्चे के अंदर, ठीक है, तो हाइपरकेलेमिया दे देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखो हाइपरकेलेमिया अगर किसको हुआ ना, तो डिजोक्सिन की इफेक्टिविटी कम पड़ जाएगी, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस किस में होता है, डिजोक्सिन क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर, ठीक है, जो कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है, ठीक है। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ आर्टियल फ्लटर एंड आर्टियल फिब्रिलाइजेशन में डिजोक्सिन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू प्रिवेंट अ वीटीवीओ बाय ब्लॉकिंग द एवी नोड ट्रोमोटोपिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो बस ये और मेन चीज पढ़ लो आप डायरेक्ट, ठीक है। अब ध्यान रखना कि हीमोडायलिसिस इन द डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी इज नॉट इफेक्टिव एज द ड्रग इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है डिजोक्सिन का, कि ये ब्लड के अंदर नहीं जाती है, इसलिए हीमोडायलिसिस इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो टी हाफ कितना होगा, 40 घंटे होगा। ऑनसेट कब होगा डिजोक्सिन का, लेने के 5 से 8 दिन बाद में इफेक्ट आता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म अगर पूछ ले तो नॉट मेटाबॉलिज्म इन लीवर, ये लीवर के अंदर सेफ होती है, ठीक है, रेनल के अंदर। एलिमिनेशन किडनी से करती है, इसलिए कंट्रा इंडिकेट होती है रेनल डिजीज वालों को। थेरापेटिक रेंज कितनी होती है डिजोक्सिन की, 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर ml, ठीक है। अब देखो, अब डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई ना, तो हीमोडायलिसिस का तो कोई रोल नहीं रहता है, लेकिन एंटीडोट अपन कौन सा देते हैं, डिजीबेंट या डिजीफेम। लेकिन ये ऑर्फन ड्रग होती है, बहुत रेयरली अवेलेबल होती है, तो अपन क्या करेंगे कि पोटेशियम बढ़ा देंगे, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा था कि हाइपरकेलेमिया होगा तो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, इसलिए अपन क्या करेंगे, केसीएल दे देंगे, ठीक है। इसलिए इसके इसके एंटीडोट में भी केसीएल काम आता है, ठीक है। लेकिन डिजोक्सिन के साइड इफेक्ट पढ़ लो अपन, क्या क्या हो गए। नॉन कार्डियक साइड इफेक्ट होगा, नोजिया वोमिटिंग, मोस्ट कॉमन पूछ ले तो नोजिया वोमिटिंग है, ठीक है। बाकी गायनेकोमस्टिया होगा, पोटेशियम ज़्यादा बढ़ जाएगा, येलो विजन हो जाएगा, और जेंटोप्सिया, येलो विजन को जेंटोप्सिया बोलते हैं, ठीक है। कार्डियक साइड इफेक्ट पूछ ले मोस्ट कॉमन डिजोक्सिन का, तो वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट बाइजेमेनाई, ठीक है, ये हो जाएगा। एंटी अरिथमेटिक में ड्रग ऑफ चॉइस लिग्नोकेन होती है, नॉट फिनेटोन, ठीक है, फिनेटोन लास्ट में होती है, ठीक है। नेवर कोस, ये आर्टियल फ्लटर कभी भी नहीं करती, कौन सी, ये डिजोक्सिन कभी भी आर्टियल फ्लटर नहीं करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि जो डिजोक्सिन इंड्यूस जो अरिथमिया होता है ना, उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अगर टेकीकार्डिया हो रहा है तो केसीएल, ब्रेडीकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन और पेसमेकर, सुप्रावेंटिकुलर टेकीकार्डिया की प्रोपेनॉल बीटा ब्लॉकर, वेंटिकुलर टेकीकार्डिया की लिग्नोकेन। ईसीजी चेंजेस क्या क्या होते हैं डिजोक्सिन के अंदर, ठीक है। पीआर यादव इंटरवल बढ़ जाता है एवी नोड ब्लॉक होने से, आरआई इंटरवल बढ़ जाता है एसए नोड ब्लॉक होने से, नेरो क्यूआरएस होता है हाई पोटेशियम सेल में अंदर बढ़ जाता है इसलिए, और सेल के बाहर जो होता है ना वो पोटेशियम कम पड़ जाता है, इन्वर्टेड टी वेव आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का, रिवर्स टिक साइन होता है, ये देख लो, इसको साल्वेडर डार्ली साइन भी बोलते हैं, ये ऐसे ईसीजी देकर पूछ सकता है। कौन कौन सी ड्रग है जो डिजोक्सिन के साथ नहीं देनी है, सबसे पहले लूप डेरिवेटिव और थाइजाइड नहीं देनी है, क्योंकि डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि हाइपोकेलेमिया होता है, ठीक है, इन ड्रग से। सेकंड, VACK, वेरापामिल, एमियोडेरोन, क्लेटोमाइसिन, इथ्रोमाइसिन, केटाकोनाजोल, ये भी डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी करते हैं, डिजोक्सिन के साथ नहीं देना है। क्यों करते हैं, क्योंकि ये डिजोक्सिन क्या होती है, प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है और एक्सक्रेट नहीं हो पाती है यूरिन से। रिफाम्पिसिन भी देनी है, डिजोक्सिन है, क्योंकि रिड्यूस इफेक्ट कर लेगा डिजोक्सिन का रिफाम्पिसिन, ठीक है। नेक्स्ट है कोलेस्टारामाइन एंटासिड भी देना है, क्योंकि डिजोक्सिन की एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर कंट्रा इंडिकेशन होती है डिजोक्सिन की, हार्ट विल क्राई, ये निमोनिक है, एच से हाई आउटपुट हार्ट फेलियर के अंदर नहीं देना है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है, सोडियम कम है, सॉरी पोटेशियम कम है, मैग्नीशियम कम है और कैल्शियम ज़्यादा है, तो अपन उसमें कंट्रा इंडिकेट नहीं देना है। दूसरा, एवी ब्लॉक के अंदर नहीं देंगे, रेनल फेलियर के अंदर नहीं देंगे, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर नहीं देंगे, WBW सिंड्रोम, कार्डियोवर्जन, कार्डियोमायोपैथी के अंदर नहीं देंगे। इनके अंदर क्यों नहीं देते, क्योंकि ऑलरेडी ये इनके ही साइड इफेक्ट है ये इनके, इसलिए इसके अंदर अपन नहीं देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है डिजोक्सिन।
अब हम पढ़ेंगे एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट क्या करती है, ठीक है, तो उसका पूरा मैकेनिज्म है, आप ये देख सकते हो। लेकिन मेन चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि एंटी डिप्रेसेंट के अंदर ये सारी ड्रग आती है, ठीक है। मेनली ये सारी ड्रग देते हैं, लेकिन अगर डिप्रेशन की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले तो वो है SSRI, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि SSRI के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके इसके अंदर SSRI आती है, NRI, SNRI, TCA, MOA इन्हिबिटर, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। इन सारों की फुल फॉर्म मैं एक एक करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर। तो गाइस अगर इसके अंदर SSRI के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है उसको याद करने का एक तरीका है FFP और डेस्क, ठीक है। FFP और डेस्क ऐसे याद कर लिया था मैंने। F से फ्लूओक्सेटिन, F से फ्लूओक्सामाइन, P से पेरोक्सेटाइन और D से डेपोक्सेटाइन, E से ईसिटालोप्रेम, C से सिटालोप्रेम और A से सर्ट्रालिन, ठीक है। जो ड्रग ऑफ चॉइस अगर पूछ ले, ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस तो हमेशा डिप्रेशन ही है, ठीक है। डिप्रेशन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है SSRI। SSRI गिव अलोन विद यूनिपोलर डिप्रेशन। अगर किसी को यूनिपोलर डिप्रेशन है ना, तो उसको उसके साथ ही अपन SSRI देते हैं, ठीक है। यूनिपोलर का मतलब होता है सिर्फ डिप्रेशन ही है, उसको मतलब कभी कभी मेनिया नहीं होता है, ठीक है। SSRI नेवर गिव अलोन इन बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। इसको बाइपोलर डिप्रेशन के अंदर नहीं देते, क्योंकि अगर डिप्रेशन को ठीक करने के लिए अपन SSRI देंगे ना, तो उसको बाइपोलर होगा तो उसको मेनिया हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज इस फटर इंक्रीज द मूड, क्योंकि ये मूड को इंक्रीज कर देगा और प्रेसिपिटेट मेनिया कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हमेशा अगर देते देते हैं ना, तो मूड स्टेबलाइजर के साथ में देते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो SSRI होती है ना, वो ड्रग ऑफ चॉइस किस किस की होती है। आपको थोड़ा-सा फास्ट लग रहा होगा, लेकिन ये रैपिड रिवीजन है ना? तो सारा जल्दी करवाना है, बहुत सारी ड्रग्स है इसलिए, है ना? तो आप अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा-सा पीछे करके वापस से पढ़ सकते हो, वरना आपके सामने सारा लिखा हुआ है। मैं कुछ नहीं पढ़ पाऊँ तो भी आप वापस से थोड़ा-सा पॉज़ करके ये पढ़ लेना, ठीक है? समझ में आ जाएगा। SSRI की ड्रग ऑफ चॉइस किस-किस में होती है, जिसकी भी ये ट्रिक है, डासाप या नाम से DAASAP। डासाप से याद करोगे तो इस इसमें क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। D से डिप्रेशन की ड्रग ऑफ चॉइस है, A से एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे OCD एक एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है, A से स्ट्रेस डिसऑर्डर, A से एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, P से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ठीक है। अब मेनली प्रीमेच्योर जो इजैकुलेशन होता है ना, उसके अंदर मेनली जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना SSRI के अंदर भी, वो डेपोक्सेटाइन होती है, ठीक है। ये याद किया था, वही है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ SSRI कितने दिन के अंदर आता है, 4 वीक के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर आता है, ठीक है। तो सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म, तो अगर 4 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर अगर इसका इफेक्ट आएगा SSRI का, ठीक है। लेकिन तो ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेनेंस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा डिप्रेशन में। लेकिन किसको अगर एक्यूट अटैक आ गया डिप्रेशन का, तो SSRI तो 1 महीने के अंदर वर्क करेगी, तो उसको अपन क्या दे देंगे, ECT दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक्यूट अटैक है, ठीक है, एंजाइटी का अटैक है, एक्यूट आ रही है, तो बेंजोडाइजेपिन्स देंगे, ठीक है। तो ये बाकी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है कि कैसे मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है, ठीक है। तो CYP2D6 करके होता है, और एक्सेप्ट एसिटालोप्रेम, ठीक है। लिस्ट ड्रग इंटरेक्शन सेफेस्ट SSRI। अगर पूछ लिया कि सबसे सेफेस्ट SSRI कौन सी होती है जो लिस्ट ड्रग इंटरेक्शन करती है, तो इसका नाम है एसिटालोप्रेम, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग SSRI होती है फ्लूओक्सादेरिन, जिसकी हार्टियाफ होता है 50 घंटे। शॉर्टेस्ट एक्टिंग पूछ ले SSRI कौन सी है, तो उसका आंसर है पेरोक्सेटाइन, ठीक है। और फ्लूओक्सेटाइन के बारे में पूछ ले तो वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है, ये ADA अप्रूव्ड होती है, ठीक है। इसलिए इसको 18 साल से कम के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। मात्र एकमात्र डिप्रेशन की ड्रग जो 18 साल से कम वाले बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। और ये वाली अप्रूव नहीं होती है, ठीक है, इसलिए इसको OCD और GAD, ठीक है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर में देते हैं, ठीक है। फ्लूओक्सामाइन। अब है एसिटालोप्रेम। एसिटालोप्रेम और सर्ट्रालिन, ये दोनों क्या होती है, सेफेस्ट होती है हार्ट पेशेंट के अंदर। अगर कोई डिप्रेशन का आदमी है लेकिन उसको हार्ट की भी बीमारी है, तो एसिटालोप्रेम और सर्ट्रालिन देते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रेगनेंसी अनसेफ अगर SSRI पूछ ले तो उसका आंसर जाएगा पेरोक्सेटाइन, ठीक है। पी से प्रेगनेंसी, पी से पेरोक्साजेटिन, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, एजिटेशन आता है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट होता है सेक्सुअल डिसफंक्शन और डिलेड इजैकुलेशन। डेपोक्सेटाइन किसकी ट्रीटमेंट में काम आती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन।
अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से होते हैं एसएसआरआई के। ठीक है, मोस्ट कॉमन अगर साइड इफेक्ट पूछ ले एसएसआरआई का तो मोस्ट कॉमन होगा नोजिया वोमिटिंग। ठीक है, और सारे साइड इफेक्ट याद करने का तरीका ये रहा, एस सारे एस से 7 एस है इसमें। ठीक है, फर्स्ट एस से तो ऑल बॉडी सिक्रेशन कम पड़ जाएगी, जैसे ड्राई माउथ हो गया। ठीक है, आई वो सारा जो होता है ना वो। एस से होगा सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा। ठीक है, जैसे डिलेट इजैकुलेशन हो जाएगा, एंडोर्गेस्मिया हो जाएगा, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक से। ए से सीजर की भी इंक्रीज हो जाएगी, ए से सुसाइड के मन में आएगी उसकी, ए से सीवियर एंजाइटी होगी। इनिशियली 4 वीक के लिए तो बहुत होगा, लेकिन अगर ऐसे सेक्सुअल डिसफंक्शन आ रहा है तो उसको मैकेनिज्म के लिए, उसको रोकने के लिए अपन क्या देंगे एसएसआरआई के अंदर उसको ब्लॉक 5-HT2 देंगे, इसलिए अपन क्या देंगे इसको ट्रेजाडोन देंगे। ठीक है, ये क्या कहते हैं नॉट प्रोड्यूस सेक्सुअल डिसफंक्शन, क्या क्यों, क्योंकि ये वेसोडायलेशन कर लेती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट होता है प्रिया प्रिज्म। ठीक है, नेक्स्ट एस से है सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कराती है एसएसआरआई। एस से ASIADH कराती है और एपिटाइट कम करिए, इससे वेट लॉस होता है। ठीक है, अब देखो एपिटाइट कम हो जाएगी तो वेट लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, सो वी एड बेंजोडाइजेपिन। अब देखो शुरुआत में एस से क्या होता है सीवियर एंजाइटी हो रही है शुरुआत के 1 महीने, इसलिए अपन एसएसआरआई के अंदर बेंजोडाइजेपिन ऐड करते हैं शुरुआत के फर्स्ट 1 महीने के अंदर। ठीक है, और सिर्फ ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट ही होती है जो वेट गेन कराती है, बाकी ये तो एसएसआरआई है ये वेट लॉस करवाती है। ठीक है, अगर एसएसआरआई की न्यू ड्रग पूछ ले तो 2 न्यू ड्रग आई है, विलाजोडोन और वोटिलोजेटिन, अजीब सा नाम है याद कर लेना। नेक्स्ट मैं बात करूंगी SNRI सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, वेरी डिफिकल्ट MD। ठीक है, इससे याद कर लो, वी से वेनिला फैक्सीन, डिफिकल्ट से डेस वेनिला फैक्सीन, और M से मिलना सिप्रेम, और D से डुलोक्सेटिन। अगर सबसे शॉर्टेस्ट SNRI पूछ ले तो ये वाली है, सबसे लॉन्गेस्ट पूछ ले तो ये वाली है। ठीक है, यूज किस में करते हैं रेजिस्टेंट डिप्रेशन, अगर किसका डिप्रेशन है जिसको SSRI से ठीक नहीं हो रहा है तो अपन किस में क्या देते हैं उसको SNRI भी देते हैं। ठीक है, वेनिला वैक्सीन जो होता है फर्स्ट वाला होता है जो किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है PTSD के और पैनिक डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, मिलना सिप्रेम होता है जो ओनली अप्रूव फॉर फाइब्रोमाइल्जिया पेन। ठीक है, पेन एट प्रेशर पॉइंट के ऊपर होता है। डुलोक्सेटिन किसके अंदर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और डायबिटीज न्यूरोपैथी के अंदर देते हैं। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। साइड इफेक्ट क्या हो गए SNRI के, तो SSRI के अंदर जो होंगे ना साइड इफेक्ट वो वाले, और नॉन एपिनेफ्रिन ये आया तो उसकी वजह से क्या होता है हमेशा डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, वेसो कंट्रिक्शन हो जाता है तो हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, बस यही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं NRI की, नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर। ठीक है, इसके अंदर एक ड्रग होती है एटोमोक्सेटिन, ये किसके ट्रीटमेंट में काम आती है ADHD और टोरेट सिंड्रोम। A से ADHD और इसकी ड्रग का T से टोरेट, याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो SSRI एंड SNRI इन प्रेगनेंसी। ठीक है, ऑल SNRI और प्लस पेरोक्सेटाइन ये दोनों अनसेफ होती है प्रेगनेंसी के अंदर, बाकी SSRI की बाकी सारी ड्रग अपन दे सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं देते, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट होता है परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवाती है PPH, नॉट वो पोस्टपार्टम हेमरेज वाला परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, मैक्सिमम 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर देखा जाता है। ठीक है, ड्रग डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, सडन स्टॉप कर लेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग तो रिपाउंड इंक्रीज हो जाएगा, इंसोम्निया नींद नहीं आएगी उस पर्सन को, एंजाइटी हो जाएगी, सुसाइड के थॉट आएंगे। मैक्सिमम शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सी होती है, पेरोक्सेटाइन और वेनिला वैक्सीन। लिस्ट लॉन्गेस्ट और एक्टिंग कौन सी होती है, फ्लूओक्सेटिन और डुलोक्सेटाइन। ठीक है, ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट के बारे में पढ़ते हैं तो ये क्या करती है सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन दोनों को ही ये ब्लॉक करती है। ठीक है, ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट TCA के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है जिसका याद करने का तरीका है ICT डेड। ठीक है, I से इमीपिरामाइन, C से क्लोमीपिरामाइन, T से ट्रीमीपिरामाइन, D से डोक्सेपिन, अमिट्रिप्टालिन और धोतेपिन। ठीक है, तो याद कर लेना। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी, मेनली इसके अंदर एक तो ड्रग याद करनी है, दूसरा आप इसके अंदर याद कर सकते हो कि ये TCA ना ये किस किस की ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, डिप्रेशन की ड्रग ऑफ चॉइस SSRI, NUSS की ड्रग ऑफ चॉइस डेस्मोप्रेसिन और ये इमीपिरामाइन, न्यूरोपैथिक पेन की ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगाबेलिन, माइग्रेन की ड्रग ऑफ चॉइस प्रोपेनोल। ठीक है, क्लोमीपिरामाइन किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं OCD के, डोक्सेपिन जो देते हैं वो देते हैं ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट एंटीहिस्टामिन के रूप में काम आती है जो प्यूराटिस के अंदर काम आती है। प्यूराटिस के अंदर ऐसी कौन सी TCA जो दे सकते हैं, डोक्सेपिन।
अगर एडवर्स इफेक्ट आप पूछ लोगे कि टीसीए के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, तो सबसे पहला है सेरोटोनिन इंक्रीज करेगा ब्रेन के अंदर, ठीक है, तो सीजर आ जाएंगे, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ ऑल एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसका साइड इफेक्ट है हिस्टामिन ब्लॉकेज करता है तो सेडेशन होता है टीसीए का। अल्फा ब्लॉकेज करता है जिससे पोस्टूरल हाइपोटेंशन होता है। मस्केरिन ब्लॉकेज करता है तो सिंपेथेटिक इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। और अगर सोडियम ब्लॉकेज भी करता है, इसलिए ये क्या करता है, लोकल एनेस्थेटिक के एनेस्थेटिक इफेक्ट आ जाए, ठीक है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट किस में यूज करते हैं, न्यूरोपैथिक पेन के अंदर। नेक्स्ट इसका एडवर्स इफेक्ट है पोटेशियम ब्लॉकिंग करता है, इसलिए क्यूटी प्रोलोंगेशन हो जाता है, अरिथमिया होता है पेशेंट के अंदर। ये सेरोटोनिन ब्लॉकेज भी करता है, इसलिए वेट गेन होता है। और मैंने सारी एंटी डिप्रेसेंट वेट लॉस करती है, सिर्फ टीसीए वेट गेन कराती है, ठीक है। टीसीए जो होता है ना, न्यूरोथेरापेटिक इंडेक्स होता है, ठीक है, इसलिए इसको थेरापेटिक मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। टीएसए की जो पॉइजनिंग होती है ना टीसीए की, तो फर्स्ट अपन क्या देंगे, हाइपरटोनिक सोडा बाइकार्बोनेट देंगे। फिर ये अगर ये फेल हो जाए तो लिग्नोकेन देंगे। फिर काम नहीं चले तो गिव टू प्रोटेक्ट। ये क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हार्ट को प्रोटेक्ट करना है अरिथमिया से बचाने के लिए, इसलिए। और अरिथमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट अभी पड़ा है क्यूटी प्रोलोंगेशन, ये पोटेशियम को ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, एडवर्स इफेक्ट है जो याद कर लेना टीसीए के। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मोनोएमाइज इनिबिटर, ठीक है, मोनोएमाइनो इनिबिटर, ऑक्सीडेज इनिबिटर इसका पूरा नाम है, ठीक है, एमएओ इनिबिटर। ये ए और बी दो तरह की होती है, ए वाली ऑल लोकेशन पे होती है, बी वाली ओनली ब्रेन पे होती है। कैसे याद करोगे, बी से ब्रेन, ए से ऑल जगह। इसके अंदर ऑल एमाइन आते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, डोपामिन। इसके अंदर ओनली डोपामिन। सबसे पहला है नॉन सेलेक्टिव एमओए इनिबिटर, ठीक है, ये ऑल्सो नॉन है इरिवर्सिबल ड्रग होती है, ये हिट एंड रन ड्रग होती है, सुसाइडल इनिबिटर होती है, मतलब पेशेंट को सुसाइड करने से रोकती है। जिसके एग्जांपल ये रहे, ठीक है, पेनिलजेनिन, आइसोकार्बोक्सिल और निलानामाइड और टानिलसिप्रोमाइड। इसका साइड इफेक्ट होता है डिजीनेस, ठीक है। नेक्स्ट है एमओए इनिबिटर, ये रिवर्सिबल ड्रग होती है, इसके अंदर क्लोरिजिलिन और मैक्लोबेमाइड होता है। ये वाली सेफ होती है हार्ट के अंदर, ये दोनों ही सेफर होती है। और जो दोनों होती है ना, डिप्रेशन और फोबिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, ठीक है। एमओए बी इनिबिटर भी होती है, सेलिजिलिन और रेसोजिलिन, ये डोपामिन को इंक्रीज करती है, ये डिप्रेशन और पार्किंसन के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, ठीक है। अब देखो वन एंड ओनली ऐसी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बताओ जो ट्रांसडर्मल पेज के अंदर आती है, जिसका आंसर है सेलिजिलिन, ठीक है। एमओए इनिबिटर के साथ में अंजीर भी नहीं खाना है, ठीक है, पेशेंट को टायरामिन नहीं खाना है क्योंकि हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा, जिसका आप ट्रीटमेंट फेंटोलामाइन के साथ कर सकते हैं। एमओए को लेवोडोपा के साथ भी देना है क्योंकि हाइपोटेंशन कराती है। एमओए इनिबिटर को एफिडेविन और कफ सिरप के साथ भी देना है क्योंकि ये हाइपरटेंशन क्राइसिस कराती है। ओपियोइड के साथ नहीं देंगे, ट्रेमाडोल, क्योंकि ये सेरोटोनिन इंक्रीज कराएगी। कभी भी एमओए को कंबाइन मत कर लेना एसएसआरआई, एसएनआरआई, फ्लुएक्सेटिन, क्यों, क्योंकि ये सेरोटोनिन सिंड्रोम कराती है। नेक्स्ट जो एमओए होती है ना, अगर किसी ये चल रही है पेशेंट को, ठीक है, और उसको अपन एसएनआरआई पे लाना है तो 1 वीक का गैप लगना चाहिए। अगर किसको एमओए दे रहे हो ना, तो फिर एसएसआरआई दे रहे हो तो फिर उसको 2 वीक का गैप दो, ठीक है। ये वॉश आउट पीरियड होता है। फ्लूइड सेटिंग होती है ना, 5 वीक का फर्क चाहिए। 125 से याद कर सकते हो, ये पीरियड भी बोलते हैं इसको इस समय को, इसलिए इसको बोलते हैं वॉश आउट पीरियड, ठीक है। वन एंटीबायोटिक हैव एमओए एंजाइम इनहिबिटर पॉवर्टी, तो इसका नाम है लिनेजोलिड, ठीक है। इट ऑल्सो कॉज सेरोटोनिन सिंड्रोम, ठीक है। अब सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट होता है जीआई पे कॉन्स्टिपेशन, सीएनएस पे अल्ट्रा सेंसोरियम, अबनॉर्मल सीजर, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, अरिथमिया, मसल्स पे रिजिडिटी, हाइपरथर्मिया और रेब्डोमाइलेजिया। तो डेंड्रोलिन देते हैं रिजिडिटी पे। एंटी सेरोटोनिन के अंदर 3 ड्रग आती है, कोक से याद करेगा, सी से सिप्रोहेप्टेडिन, ओ से ओलेंजापिन और के से केटोनसेरिन, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कुछ एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। मेनली तो बुप्रोपियोन पढ़ लो, ठीक है। इसका मैकेनिज्म एक्शन एनडीआरआई होता है, नॉन एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन रिसेप्टर इनहिबिटर। इसका यूज मेनली करते हैं एंटी स्मोकिंग और एंटी ओबेसिटी के अंदर, लेकिन इसका साइड इफेक्ट होता है मैक्सिमम सीजर, ठीक है, मिर्गी के दौरे आ जाते हैं। ट्रेजोडेंट एसएआरआई होती है, ठीक है, इसका साइड इफेक्ट याद कर लेना, ये प्रियापिज्म एडवर्स इफेक्ट है, नो सेक्सुअल डिसफंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद कर लेना। अब अपन वारफेरिन पढ़ते हैं। वारफेरिन की फुल फॉर्म पढ़ो, डब्ल्यू से विस्कोन्सिन, ए से एल्यूमिनी, आर से रिसर्च, एफ से फाउंडेशन और एरिन से कोमेरिन डेरिवेटिव, आर ए टी पॉइजन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लीवर के अंदर करती है वारफेरिन, ठीक है। ये क्या करती है, विटामिन के
जो इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव के अंदर कन्वर्ट करती है, ठीक है। और सिंथेसिस ऑफ क्लोटिन फैक्टर भी होता है 2, 7, 9, 10 का, ठीक है। सबसे पहले जो ये है, ठीक है, वारफेरिन जो फर्स्ट फैक्टर होता है ना, जिसको किसको रिड्यूस करती है वारफेरिन जाके, तो वो करती है क्लोटिन फैक्टर 7, ठीक है। इसको 6 घंटे के अंदर कम करती है इसका एक्शन, ठीक है। सेकंड फैक्टर जिसको ये रिड्यूस करती है वो होता है प्रोटीन सी 8 घंटे के अंदर, ठीक है। लास्ट लास्ट फैक्टर कौन से रिड्यूस करती है, वो होता है सेकंड क्लोटिन फैक्टर को वारफेरिन पर, जो 5 दिन के अंदर करती है, ठीक है। कंप्लीट एंटीकोगुलेंट ऑफ वारफेरिन कम आफ्टर 5 दिन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वारफेरिन का इफेक्ट कब आता है, तो 5 दिन के अंदर आता है, ठीक है। इनिशियल 5 दिन के अंदर, ठीक है, इंक्रीज कोगुलेशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, ठीक है। सो 5 दिन के अंदर वारफेरिन क्या क्या करती है, डर्मल वेस्कुलर नेक्रोसिस, लिम्ब नेक्रोसिस और ब्रेस्ट नेक्रोसिस कर लेती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट एम्पुटेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो इनिशियली 5 दिन में क्या करते हैं अपन वारफेरिन के लिए कि हिपेरिन इंजेक्शन वो 5 दिन, ठीक है। हिपेरिन के इंजेक्शन भी देते हैं जब तक वो वारफेरिन वर्क नहीं करे, तो इसका दूसरा नाम है हिपेरिन ब्रिज थेरेपी, ठीक है। वारफेरिन जो होती है, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक रूट क्या है, ओरल है। 99% क्या होती है, एल्बुमिन बॉन्ड बनाती है, ठीक है। सो नो रोल ऑफ हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस के अंदर कोई रोल नहीं रहता है इसका, ठीक है। ये एक्सक्रेट किसके अंदर होती है भाई, नॉट यूरिन के अंदर होती है, ठीक है। इसलिए रेनल फेलियर के अंदर ये सेफ होती है वारफेरिन ड्रग। नॉर्मल INR कितनी होती है, 0.1 से 1.1, लेकिन अगर वारफेरिन ले रहा है तो प्रोफाइलैक्सिस और DVT, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए 2 से 2.5 तक लेवल जाएगा INR का तो भी चलेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट चल रहा है अगर, ठीक है, तो DVT और ये पल्मोनरी एडिमा तो 2 से 3 तक भी लेवल चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि वारफेरिन की टॉक्सिसिटी, मतलब INR को कौन कौन बढ़ाती है और कौन कौन घटाती है, ठीक है। तो मतलब इनके साथ में वारफेरिन नहीं देना है। कोक से याद कर लेना, सी से सिमेटेडिक, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओमेप्राजोल, केनाजोल और इरिथ्रोमाइसिन। आईएनआर कम कौन करती है, वारफेरिन की रिड्यूस एक्टिविटी कौन करता है, ग्रिसियोफुल्विन, फिनोबार्बिटोन, स्मोकिंग, एल्कोहल, रिफाम्पिसिन और फिनेटोइन, ठीक है। तो ये सारा मेनली वारफेरिन के अंदर आप याद कर लेना। तो अपन हिपेरिन के बारे में देख लो आप, ठीक है। हिपोरिन को अपन यूज करते हैं प्रोफाइलैक्सिस के अंदर, DVT ICU के पेशेंट में, या फिर आफ्टर नी और हिप सर्जरी के अंदर। एडवर्स इफेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है कि एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं हिपेरिन के, वो है एलोपेसिया, हाइपरकेलेमिया, ओस्टोपोरोसिस, हिपेरिन प्लस प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है। इसलिए इसको कैल्शियम देते हैं ओस्टोपोरोसिस को कम करने के लिए, ठीक है। ब्लीडिंग भी हो सकता है, हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, ठीक है। और HIT बोलते हैं इसको, और हिपेरिन डिक्रीज ट्राइग्लाइसराइड फॉर्म बॉडी, ठीक है। तो ये मेनली चीज़ है, ये याद कर लेना हिपेरिन के बारे में, एडवर्स इफेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। अब वो तो अपन एल्कोहल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल के अंदर सबसे पहले फोमेजोल, ठीक है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर यूज इन मेथेनॉल ए इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। डाइसल्फिराम ड्रग क्या करता है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस इनहिबिटर होता है, यूज इन एथेनॉल एडिक्शन के अंदर। एथेनॉल जो करता है वो, ठीक है, ये क्या करता है कि भाई एल्कोहल जिसको एडिक्शन है ना उसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एथेनॉल का क्या हो जाएगा, तो विड्रॉल करा दिया जाए, ठीक है, मतलब अगर कोई दारू पी रहा है उसको छुड़ा दी जाए, तो उसके पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम आएंगे, BP, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी, डेलीरियम ट्रेमेंस हो जाएगा, थायमिन डेफिशिएंसी और कोरोस्कोप साइकोसिस हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप देख लो कि डेलेरियम ट्रेमेंस का जो ट्रीटमेंट है वो क्या देते हैं अपन, बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं, डाइजेपम भी बोलते हैं, लेकिन ये नॉट सेफ इन लिवर डिजीज, लिवर डिजीज में सेफ नहीं होता है। लिवर डिजीज में सेफ होता है लोराजेपम और ऑक्सीजेपम, ठीक है। कोरोस्कोप साइकोसिस के अंदर अपन क्या देते हैं, एंटीसाइकोटिक्स देखते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विथ थाइमिन के साथ देते हैं। विड्रोल साइड इफेक्ट आ जाए, ठीक है, साइन सिम्टम आ रहे तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी क्लोरडाइजेपिन, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा नाम है, याद कर लेना, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स होती है ये वाली, ठीक है। और नेक्स्ट है एंटी क्रेविंग ड्रग कौन कौन सी देते हैं, ये एल्कोहल के लिए तो नल्ट्रेक्सोन देते हैं, SM प्रोस्टेक देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिसेप्टर पे, जिस रिसेप्टर पे काम करती है वो नाम लिख रखा है।
डेटेरेंट भी देते हैं, फियर इंड्यूसिंग इन द पेशेंट टू टेक एल्कोहल। डेटेरेंट का मतलब होता है कि अगर पेशेंट को डर लगने लग जाए दारू पीने से, ठीक है, तो उसकी ड्रग कौन सी देते हैं, तो डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम डेटेरेंट होती है क्योंकि डाइसल्फिराम खाने से पेशेंट की तबीयत चेंज तो खराब हो जाती है अगर ये ड्रग खाने के बाद दारू पी लिया तो, ठीक है, इसलिए फिर पेशेंट वापिस डरता है कि मैं पीऊँ कि नहीं पीऊँ, तो इसका दूसरा नाम है एंटाबूस भी बोलते हैं, ठीक है। तो और है थोड़ा सा और नोट्स, ये देखो, ऑफ लेवल एंटी क्रेविंग जो नॉन अप्रूव्ड ड्रग होती है वो है टोपेरामाइड, टोपिरामेट और गाबापेंटिन, ठीक है। डाइसल्फिराम जो ड्रग इंटरेक्शन होता है ना, मतलब डाइसल्फिराम के साथ साथ दारू को तो नहीं पीना है, लेकिन ये ड्रग भी नहीं लेनी है। क्लोरप्रोमेमाइड, सिफालोस्पोरिन, ग्लिसियोफुलमिन, मेट्रोनिडाजोल और प्रोकार्बाजिन, ठीक है, तो ये सारी नहीं लेनी है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस ड्रग से कौन कौन सी ड्रग डाइसल्फिराम के साथ नहीं लेनी है। तो ये हो गया अल्कोहल के बारे में। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एंटीसाइकोटिक पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये शॉर्ट नोट्स है ना रैपिड रिवीजन के हिसाब से, तो थोड़ा तरीका देख लेना, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले टिपिकल एंटीसाइकोटिक पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब एंटीसाइकोटिक दो तरीके की होती है, टिपिकल एटिपिकल। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है ना जिसका दूसरा नाम है एंटी इमेटिक्स, ठीक है, ये भी बोलते हैं, और टिक्स, ठीक है। तो अब जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है ना जिसके अंदर 3 ड्रग्स आती है, जिसके अंदर एजीन आ रहा हो पीछे, जिस ड्रग के पीछे एजीन आ रहा हो, जैसे ये देखो क्लोरप्रोमेजीन, एजीन आ गया ना, तो ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। दूसरा, जिस ड्रग के बीच में थिक्स आए, थायोथिक्सेन, थिक्स आ रहा है ना, तो ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। दूसरा है कि जिस ड्रग के पीछे रीडोल आ जाए, हेलोपेरिडोल, रीडोल, ठीक है। तो ये तीनों ये याद रखना, ये तीनों से आपको टिपिकल एंटीसाइकोटिक याद आएगा। तो ये तो नॉर्मल है, आप याद कर लोगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे लोक्सापिन, पीमोजिट और मोलिंडोन। ये तीनों ऐसी है जो इसके अंदर कहीं ये चीजें नहीं आती लिखी हुई है, लेकिन तो भी ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ठीक है, क्लियर। अब अपन डायरेक्ट रैपिड रिवीजन पढ़ेंगे। लीस्ट पार्किंसन और प्रोलेक्टिन कौन सी ड्रग करवाती है, ठीक है, इसके सबसे कम इफेक्ट किस पे आता है, ठीक है, पार्किंसन और प्रोलेक्टिन को सबसे लीस्ट। तो अपन आंसर क्या चाहिए, एजिन वाली, जो भी ड्रग एजिन पे है, क्लोरप्रोमेजीन, एजिन, तो वो सारी ड्रग क्या कराती है, लीस्ट पार्किंसन है, प्रोलेक्टिन पे काम करती है, ठीक है। मोस्ट पोटेंट पूछ ले तो इसका आंसर मैंने कट कर रखा है, लेकिन ये सही से इसका आंसर है हेलोपेरिडोल है, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट पोटेंट टिपिकल एंटीसाइकोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, लिस्ट पोटेंट टिपिकल एंटीसाइकोटिक कौन सी होती है, क्लोरप्रोमेजीन। अगर पूछ ले मोस्ट पोटेंट टिपिकल एंटीसाइकोटिक तो इसका आंसर है बेनपेरिडोल, और लास्ट में सेकंड आएगा हेलोपेरिडोल, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट टिपिकल एंटीसाइकोटिक, तो पेन फ्लूराइड आंसर जाएगा। एंटीइमेटिक टिपिकल एंटीसाइकोटिक कौन सी है, तो प्रोक्लोरपेराजीन, ठीक है। मतलब ऐसी कौन सी है टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो एंटीइमेटिक जैसा काम देती है। नेक्स्ट एक न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया के रूप में ड्रोपेरिडोल और फेंटानिल दोनों को मिक्स करके काम दे सकते हैं। किसको हिचकी आ रही है, एम्फेटामाइन पॉइजनिंग हो जाए, प्लूराइटिस हो गया है, तो उसके अंदर क्लोरोप्रोमाजीन देते हैं। एजीन आ रहा है मतलब टिपिकल एंटीसाइकोटिक देते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं इस ड्रग के, तो ब्लू ग्रे स्किन, जॉन्डिस, सेडेशन और कॉर्निया वर्टिकेलेटा, ठीक है। मैक्सिमम एटिपिकल D2 ब्लॉकर कौन सी होती है, कि भी ये रिस्पेडोन, तो टिपिकल पढ़ लिया, अब आ गया एटिपिकल, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ये जो ड्रग है जिसके अंदर एजीन, थिक्स, रिडोल आए, तो ये सारी टिपिकल के अंदर, और ये तीनों और याद करने का टिपिकल के अंदर। इसके अलावा कोई भी ड्रग अगर आप पढ़ो तो वो सारी एटिपिकल के अंदर डाल देना, याद करने का तरीका मैंने ऐसे याद किया था। अब देखो मैक्सिमम एटिपिकल D2 ब्लॉकर कौन सी है, रिस्पेरिडोन है। लिस्ट एटिपिकल D2 ब्लॉकर कौन सी है, क्लोजापिन है, ठीक है। सरपीराइड कौन से किसके ट्रीटमेंट में देते हैं अपन, कॉन्स्टिपेशन के अंदर देते हैं क्योंकि ये एंटीसाइकोटिक है, एटिपिकल है। पीमावेंसेरिन नो एक्शन ऑन D2 ब्लॉकर, D2 रिसेप्टर पे कोई काम नहीं करती है, जो ये क्या करती है, पार्किंसन कोज नहीं करता, इसलिए पार्किंसन कोज नहीं करती है। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो एटिपिकल है, जो पार्किंसन नहीं देती है, तो इसका नाम है पीमावेंसेरिन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनेंगे। ओवरऑल लिस्ट रिस्क ऑफ पार्किंसन और प्रोलेटिन का किस में होता है, पीमावेंसेरिन में होता है, क्यों, क्योंकि ये D2 रिसेप्टर पे काम नहीं करती है। मैक्सिमम रिस्क ऑफ पार्किंसन इन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, रिस्पेरिडोन। एक्यूट अटैक ऑफ साइकोसिस का
ट्रीटमेंट में क्या देते हैं अपन, लूरासिडिन देते हैं, ठीक है। एक्यूट मेनिया का ट्रीटमेंट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक होगा। जिसको यूनिपोलर डिप्रेशन हो रहा है तो उसके अंदर कौन सी ड्रग देते हैं, ख्वाब से देते हैं, क्यूटिपिन, एंटीपिप्राजोल और अमीसल्प्राइड और ब्रेक्सीपिप्रेक्सोल, ठीक है। ड्रग अप्रूव्ड फॉर ऑटिज्म, रिस्पेरिडोन जो है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ड्रग ऐसी कौन सी ड्रग है जो अप्रूव है सीजो एफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए, पालीपेरडोन, तो ये किस में आती है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के अंदर, ठीक है। आईवी इमरजेंसी एक्यूट मेनिया के अंदर, अगर एक्यूट मेनिया आ गया तो आईवी इमरजेंसी लगाएंगे तो ये सारी ड्रग अपन लगा सकते हैं। कौन कौन सी ड्रग है जो आईवी लगती है, ये सारी है। कौन कौन सी ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसका अपन मैंने हाई 550 प्राइस, ठीक है, पेरो, तो ये करके याद कर रखा है मैंने, आईएम लगती है सारी, ठीक है। लेकिन एकमात्र एंटीसाइकोटिक जो क्या कहती है, सब लिंगुअल जाती है, जिसका आंसर है एसेनापीन, ठीक है। इंट्रानेजल एकमात्र ऐसी है जो लोक्सापीनी है, जो क्या करती है, इंट्रानेजल जाती है एंटीसाइकोटिक, ठीक है। तो ये याद करने के, ये दोनों याद करने की चीजें, ये चाहे याद हो या नहीं हो, ठीक है, ये याद कर लेना। अब डायरेक्ट एलएमआर पढ़ते हैं। स्ट्रोक के रिस्क कौन बढ़ाता है एंटीसाइकोटिक में, रिस्पेरिडोन। कैटरेक्ट सबसे ज्यादा कौन करता है, क्लोजापिन, ठीक है। लीस्ट प्लेसेंटा को क्रॉस कौन करता है, क्यूटिपिन, ठीक है। क्यूटी प्रोलोंगेशन कौन करता है, जिप्रासिडोन, ठीक है, हिंदी में लिख दिया। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक क्या करती है, 5-HT ब्लॉकर होती है। साइड इफेक्ट क्या हो गया, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलेटर, डिसलिपिडेमिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कराती है। अब अपन पढ़ते हैं कि न्यूरोलेप्टिक मलिग्नेंट सिंड्रोम भी होता है, ठीक है, एंटीसाइकोटिक से। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, मसल मार्क रिजिडिटी, रिजिडिटी का मैंने अभी बताया था आपको ट्रीटमेंट क्या है, एंटी डिप्रेसेंट के अंदर कि भाई डेंडोलिन देते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेप्डोमाइलेजिया और सीपीके बढ़ा देती है। कोको कोला कलर का यूरिन आता है। ट्रीटमेंट क्या है, डेंडोलिन देते हैं न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। अब है एक्यूट डिस्टोनिया, जिसका ट्रीटमेंट डायरेक्ट मैं ट्रीटमेंट बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर तो हमने पढ़ रखा होगा भी ये क्या होता है, मैं सिर्फ ड्रग पढ़ा रही हूँ। ट्रीटमेंट के अंदर इंजेक्शन एंटीकोलिनेजेनिक, प्रोमेथाजिन और डाइफेनहाइड्रामाइन, ठीक है। डाइफेनहाइड्रामाइन किसके अंदर, रैबिट सिंड्रोम के अंदर यूज करते हैं। पार्किंसन के ट्रीटमेंट में बेंजोट्रोपिन। एकेथेसिया के ट्रीटमेंट की ड्रग ऑफ चॉइस प्रोपेनोल। परमानेंट ईपीएस कौन सा होता है, टार्डिव डिस्काइनेशिया होता है। क्लोजापिन के एडवर्स इफेक्ट देखो, नॉन सीरियस होते हैं, सीरियस होते हैं। सीरियस के अंदर सेम ए से सीजर, ए से ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, एम से मायोकार्डिटिस। नॉन सीरियस से मोड से याद कर लिया था हमने, एम से मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलेटर टाइप 2, टी से, एच से हाइपरस्लाइवेशन, ठीक है, वेट पिलो सिंड्रोम भी बोलते हैं, ए से सेडेशन, ठीक है, इसे याद कर लेना। क्लोजापिन कंट्रा इंडिकेट होती है कार्बामाजेपिन के साथ में, ठीक है। अगर क्लोजापिन को स्टॉप कब करेंगे, जब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 3000 से कम और न्यूट्रोफिल 2000 से कम हो जाएगी। मैक्सिमम वेट गेन होता है ना, उसका आंसर है क्लोजापिन, आंसर है, नॉट ओलेंजापिन। लीस्ट वेट गेन कौन कराती है, वो है एरिपिप्राजोल, ठीक है। लेकिन क्लोजापिन होती है मैक्सिमम प्लेसेंटा क्रॉस करती है। तो ये पूरा हो गया एंटीसाइकोटिक ड्रग, जो एलएमआर था वो पूरा पढ़ा दिया है मैंने। तो अब अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा रास इनहिबिटर की ड्रग पढ़ते हैं, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, रास का बीपी को इंक्रीज करना, ठीक है। सो एग्जांपल ऑफ रास इनहिबिटर क्या होगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होगी, ठीक है। तो अब अपन इसका थोड़ा मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, जिससे अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह। सबसे पहले जो अपना जो ब्रेन है उसके अंदर क्या बीपी कम हुई, ब्रेन ने सिंपैथेटिक चार्ज दिया, ये किडनी को बोला कि भाई सिंपैथेटिक चार्ज दिया कि बीपी कम हो रही है, तो इस किडनी ने क्या किया, जेजी सेल पे वर्क किया, बीटा 1 रिसेप्टर पे। और मैंने आपको बीटा 1 पहले ही पढ़ाया था कि बीटा 1 रिसेप्टर जेजी सेल पे भी काम करता है, ठीक है, रेनिन निकालता है और बीपी इंक्रीज करता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था पहले वो अच्छे से पढ़ लेना, वो रिसेप्टर पढ़ा दिए मैंने। तो बीटा 1 पे काम करता है, बीटा 1 से रेनिन निकला, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिनोजन लीवर से बनता है, लीवर से बनके एंजियोटेंसिनो फर्स्ट। अब क्या किया, इस फेफड़ों से ऐसी ही एंजाइम आता है जो एंजियोटेंसिन को फर्स्ट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये फेफड़ों के अंदर भी एंडोथीलियम ऑफ लंग्स ब्लड वेसल से बनता है। ये जाके 81 रिसेप्टर पे काम करता है हर ऑर्गन के, ठीक है। तो सबसे पहले ये करता है एड्रिनलिन में ग्लैंड पे वर्क करता है, जो एल्डोस्टेरोन बढ़ाता है। तो ये बढ़ा तो बीपी इंक्रीज हो जाएगी फिर, ठीक है। ब्लड के अंदर सोडियम को बढ़ा देता है और पोटेशियम को निकालता है, तो हाइपोकेलेमिया हो जाता है।
नेक्स्ट है वर्क करता है ब्लड वेसल्स पे वर्क करता है, आर्टरी और वेन दोनों पे, तो वेसो कंट्रिक्शन करता है। और थर्ड काम करता है ये हार्ट के ऊपर जो कार्डियक हाइपरट्रोफी करा देता है। इसलिए अपन क्या, जिसके बीपी हाई होती है ना उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी आने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे बीपी को इंक्रीज करता है नेचुरल तरीके से, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस बीपी को कम करेंगे, इसलिए अपन इन पे ही वर्क कराने वाली ड्रग देंगे। तो रास इनहिबिटर ड्रग कौन कौन सी होगी, जो सबसे पहली ड्रग क्या होगी, तो देखो अगर सबसे पहले अपन वर्क डायरेक्ट ये जो रेनिन निकल रहा है ना, ये रेनिन जो इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है, तो अपन डायरेक्ट इस रेनिन को ही इनिबिट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये ड्रग क्या है, डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर है। तो कौन सी है, जिस ड्रग के पीछे आयरीन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है एसी इनिबिटर, एसी एंजाइम आ रहा था फेफड़ों से, अभी पढ़ाया था, तो उसको इनिबिट करेंगे। तो बीपी को तो कम कराना है ना अपन को, जिस ड्रग के पीछे प्रील आए वो एसी इनिबिटर है। 81 रिसेप्टर है, ये देखो 81 रिसेप्टर, ये रिसेप्टर पे तो वर्क करा देंगे, इसको ही ब्लॉक करा देंगे तो बीपी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो एक तो ये, सेकंड ये और थर्ड ये, तीनों रिसेप्टर पे काम करने वाले ड्रग दे देंगे, ठीक है। तो एसीए का लास्ट में जो साटन है, ठीक है। अब एक क्लोनिडिन नाम की ड्रग पढ़ो, ठीक है। ये वर्क क्या करती है, अल्फा 2A प्लस रिसेप्टर और ब्रेन पे वर्क करती है। ये रिड्यूस करती है सिंपैथेटिक डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेन, सो इट रिड्यूस रेनिन रिलीज, ठीक है। रेनिन रिलीज को, ये तो रेनिन इनहिबिटर वाली अलग ड्रग होती है, ठीक है, जिसके पीछे आयरीन आता है। लेकिन रेनिन के डिस्चार्ज को ही कम करना है, रेनिन बने ही कम, उसके लिए क्लोनिडिल ड्रग होती है, जिसका मैकेनिज्म मैंने बढ़ा दिया है। बीटा ब्लॉकर ड्रग जो होती है, एक टोन बीटा रिसेप्टर ऑफ जेजी सेल पे वर्क करेगी और रेनिन को कम करेगी। तो ये बीटा और ये क्लोनिडिन दोनों क्या करती है, रेनिन को कम करने वाली ड्रग होती है, ठीक है। टेल मी डेट ड्रग डेट रिड्यूस रेनिन रिलीज, ऐसी कौन सी ड्रग है जो रेनिन को कम करती है, तो आंसर ऊपर पढ़ा दिया है, क्लोनिडिन एंड बीटा ब्लॉकर। अब अपन पढ़ते हैं एसी और एआरबी इनहिबिटर, ठीक है। तो मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, ये क्या करती है कि भाई इनहिबिटर है ना, तो एल्डोस्टेरोन को कम करेगी, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये देखो एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है ना, सोडियम अंदर जा रहा है, पोटेशियम सोडियम तो अंदर रह गया, पोटेशियम को बाहर निकाल दिया। लेकिन अब अपन इसका उल्टा करवाएंगे, तो एल्डोस्टेरोन कम हुआ तो ये सोडियम अपने अंदर कम पड़ जाएगा और पोटेशियम बढ़ जाएगा, समझो। तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, सोडियम बाहर निकल जाएगा, समझ गए। तो इधर आओ, तो एल्डोस्टेरोन कम हो गया, सोडियम लॉस इन यूरिन, तो डायूरेटिक एक्शन हो जाएगा। इसलिए एसीओ एआरबी इनहिबिटर की ड्रग क्या कराती है, डायूरेटिक एक्शन भी होता है। नेक्स्ट इसका उल्टा क्या होगा कि भाई पोटेशियम ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, तो साइड इफेक्ट क्या होगा, इसका हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है। सो इसलिए एसी और एआरबी ड्रग को कभी भी इस पोटेशियम स्पेरिन डायूरेटिक के साथ में क्यों नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि हाइपरकैलेमिया कराती है। क्यों कराती है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा दिया है। इसलिए कभी भी एसी और एआरबी इनहिबिटर को पोटेशियम स्पेरिन डायूरेटिक ड्रग के साथ में नहीं देते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी ड्रग है जो पोटेशियम स्पेरिन डायूरेटिक है, जिसका ये निमोनिक से याद कर लो, सीट, एस से स्पाइरोलेक्टोन, ई से एपिलेरेनोन, ए से एम्लोराइड और ट्राइमेटेरन, ठीक है, इसे याद कर लेना। ये फर्स्ट था, ठीक है, फर्स्ट काम करती है। सेकंड काम करती है ब्लड वेसल्स पे, फर्स्ट मैंने बताया ना अभी, ये देखो ये फर्स्ट वाला, ठीक है, एल्डोस्टेरोन करके सबसे पहले किस पे वर्क करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पे। तो ये दोनों का वर्क बीपी और हाइपोकैलेमिया, तो इन दोनों का तो बता दिया मैंने कि हाइपरकैलेमिया और ये इधर डायूरेटिक एक्शन। सेकंड क्या था, ये देखो सेकंड ब्लड वेसल्स पे कर रही है वेसो कंस्ट्रिक्शन, तो अपन अगेंस्ट दे रहे तो ब्लड वेसल डायलेक्ट करा देगी। थर्ड पे क्या कराती है, ये देखो हार्ट के ऊपर कार्डियक हाइपरट्रोफी, तो अपन इसका उल्टा करेंगे, रिड्यूस कार्डियक हाइपरट्रोफी, ठीक है। इसलिए एसी और एआरबी ड्रग को हमेशा ड्रग ऑफ चॉइस होती है कंजेक्टिव हार्ट फेलियर की, क्योंकि ये क्या कराती है कि हाइपरट्रोफी को कम कराती है, ठीक है, हार्ट की, ठीक है। कार्डियक हाइपरट्रोफी इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक रिमॉडलिंग, ठीक है। अब अपन ड्रग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली ड्रग कौन सी है, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। ऐसी कौन सी ड्रग है जो डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट करे, आयरीन वाली। तो सबसे पहली ड्रग कौन है, एलिसकीराइन, ठीक है। तो एकमात्र ड्रग है एलिसकीरिन, ये एक ही है जो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर होती है। यूज किस में करते हैं, एंटी हाइपरटेंशन में। साइड इफेक्ट और कंट्रा इंडिकेशन सेम एस एसी इनहिबिटर के अंदर होगा, एक्सेप्ट इट नॉट इंक्रीज द ब्रेडिकाइनिन लेवल। एसी इनहिबिटर के जो साइड इफेक्ट पढ़े थे ना अपन ने, कि ये डायूरेटिक एक्शन होता है, ये देखो है ना, और वो हाइपोकैलेमिया कराती है ना, तो ये एलिसकेरिन नहीं करवाती है, ठीक है, ये सब करवाती है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट में ओनली सी ब्रेडिकाइनिन का लेवल अपनी कराती है, ये इसका फायदा है, क्योंकि एसी और एआरबी इनहिबिटर में क्या
कि अगर ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ा देती है, लेकिन एलिस्केरिन कभी भी ब्रेडिकाइनिन का लेवल नहीं बढ़ाएगी। ये देखो इसमें लिख भी रखा है कि डज नॉट इंक्रीज द ब्रेडिकाइनिन लेवल, इट इज एडवांटेज ऑफ एलिस्केरिन ओवर द एसी इनहिबिटर। अब एसी इनहिबिटर जो होती है ना, मेनली लोकेटेड एंडोथेलियम सेलो पल्मोनरी वेसल्स, ये सारा कन्वर्ट करता है जो है। मेन चीज याद करो, एसिन इनहिबिटर क्या करती है कि भाई बाकी चीज तो बता दी मैंने, डायूरेटिक का एक्शन है और हाइपरकेलेमिया है, लेकिन ऐसे करके बीपी तो को कम कर लेगी एसी इनहिबिटर, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी होता है कि ब्रेडिकाइनिन के लेवल को अप कर लेती है। अब मैं इतना आपको क्यों बोल रही हूँ, ब्रेडिकाइनिन पे फोर्स क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन का जब लेवल बढ़ेगा, एसी इनहिबिटर ब्रेडिकाइनिन के लेवल को बढ़ाएगी, तो उसका एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज होता है कि वेसोडाइलेटर कराएगी, बीपी कम हो जाएगी, और इंप्रूव इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन के एक्शन को भी बढ़ाती है। इसलिए अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है पर डायबिटीज भी है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा एसी इनहिबिटर रहेगा, क्योंकि इंसुलिन पे भी वर्क करती है। और डिसएडवांटेज क्या होंगे, दारू से याद करो, डी से ड्राई कफ, ए से एंजियोएडिमा, आर से राइनाइटिस, यू से अर्टिकेरिया। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट भी दिखेंगे जो एसी इनहिबिटर लेगा वो, क्योंकि इसके ब्रेडिकाइनिन के लेवल को बढ़ा रही है, जबकि एलिस्केरिन उस ड्रग के अंदर ये सारे साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि ये ब्रेडिकाइनिन के लेवल पे काम नहीं करती है। नेक्स्ट आप देख लो साइड इफेक्ट हो एसी इनहिबिटर। सबसे पहले है एंजियोएडिमा, ठीक है। एंजियोएडिमा क्यों है इसका साइड इफेक्ट, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था ये ब्रेडिकाइनिन के लेवल को अप करती है, दारू से याद हो जाएगा, ठीक है। तो एंजियोएडिमा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटी हिस्टामिन प्लस कोर्टिकोस्टेरॉइड दे देना। इफ लेरिंजियोएडिमा भी हो तो आप इसको सबक्यूटेनस एपिनेफ्रिन भी दे सकते हो। नेक्स्ट है ड्राई कफ कराती, तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आपको एसी इनहिबिटर का पूछ ले तो ड्राई कफ है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, स्टॉप एसी इनहिबिटर और स्टार्ट करेंगे एटी रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। मतलब यह है कि प्रिल वाली जो ड्रग है, प्रिल वाली ड्रग कौन सी होती है, जिसके पीछे प्रिल आता है उसको एसी इनहिबिटर बोलते हैं, लेकिन जिसके पीछे लो साटन, ठीक है, तो साटन आ रहा है ना, तो जिसके पीछे साटन है तो उस ड्रग को बोलते हैं अपन ये एटी रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या बोलेंगे इस ड्राई कफ का, एस्पिरिन प्लस आयरन की टेबलेट देंगे कि ब्रेडिकाइनिन के लेवल को कम कर लेगी। नेक्स्ट ड्रग है एसी इनहिबिटर पे कैप्टोप्रिल, ये भी नॉट यूज होती है, क्यों, क्योंकि ये सल्फा एलर्जी करती है, बोन मेरो सप्रेशन करती है और फूड रिड्यूस एब्जॉर्प्शन भी करती है। प्रो ड्रग, एसी इनहिबिटर की अदर ड्रग भी है जो प्रो ड्रग होती है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। ऑल एसी इनहिबिटर एज प्रो ड्रग होती है, ठीक है। प्रील वाली जितनी भी ड्रग होती है वो सारी इनएफेक्टिव होती है, लेकिन जिसके पीछे प्रीलेट लग गया वो ही एक्टिव फॉर्म में काम करती है एसी इनहिबिटर की। तो समझाने के लिए देख लो एग्जाम्पल, एनालाप्रिल, अगर प्रील आ रहा है तो ये इनएक्टिव फॉर्म है एसी इनहिबिटर, लेकिन पीछे लग गया एनालाप्रिलेट, तो ये प्रीलेट वाली क्या है, ये एक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव है, ठीक है। तो ऐसी ओनली दो ही ऐसी एसी इनहिबिटर है हु नॉट प्रोडक्ट, मतलब कैप्टोप्रिल और लिसेनोप्रिल, ये दोनों ही ऐसी इनहिबिटर है, एसी इनहिबिटर जो प्रो ड्रग में नहीं आती है। जैसे एनालाप्रिल है ये प्रो ड्रग है, क्यों, क्योंकि इसका एक्टिव फॉर्म एनालाप्रिलेट है, लेकिन ये दोनों में काम नहीं आता, ये एक्सेप्शन है, ये याद करना, ठीक है। एनाला जो प्रिल होती है इसको अपन ओरली देते हैं, और एनाला प्रीलेट को हमेशा आईवी देते हैं, क्यों, क्योंकि हाइपरटेंसी इमरजेंसी के अंदर यूज देते हैं, इसलिए आईवी के अंदर देते हैं। याद करने का तरीका क्या होगा, ई से इमरजेंसी, ई से एनाला प्रीलेट, तो ऐसी कौन सी एसी इनहिबिटर है जो अपन आईवी इमरजेंसी के अंदर दे सकते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर आईवी, तो इसका आंसर है एनाला प्रीलेट। नेक्स्ट है ओनली एसी इनहिबिटर सेफ इन रेनल डिजीज, अगर इसका आंसर कोई आपसे पूछे तो इसका है फोसानाप्रिल, ठीक है। नो डोज रिडक्शन इन रेनल डिजीज बिकॉज इट ऑल्सो एक्सक्रीट विथ बाइल, ठीक है। बाकी सारी जो एसी इनहिबिटर होती है ना ओनली एक्सक्रीट विथ यूरिन। लॉन्गेस्ट एक्टिंग अगर एसी इनहिबिटर पूछे तो इसका आंसर पेरिंडोपिल, ठीक है। मोस्ट पोटेंट पूछ ले तो टंडोलोप्रिल, ठीक है। तो ये सारा आपको याद हो गया होगा। हाइपरटेंशन, असेंशियल हाइपरटेंशन के साथ में डायबिटीज है, ठीक है, न्यूरोपैथी है और ये रेटिनोपैथी, स्क्लेरोसिस, तो इन सारों के अंदर सबसे अच्छी है एसी इनहिबिटर, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस किसके अंदर होती है एसी इनहिबिटर, कंजेटिव हार्ट फेलियर के अंदर और पोस्ट एमआई के अंदर, ठीक है, क्योंकि कार्डियो प्रोटेक्टिव होती है, पहले पढ़ाया था। अब पढ़ो कि कंट्रा इंडिकेशन ऑफ एसी इनहिबिटर किस किस में होते हैं। अगर बाइलेटरल आर्टरी रेनल स्टेनोसिस होता है, ठीक है, तो जीएफआर कम हो जाएगी, तो साइड इफेक्ट साइन सिम्टम में आएंगे, एक्यूट रेनल फेलियर हो जाएगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा, ठीक है। दूसरा
एसी इनहिबिटर क्या करती है, हाइपरकैलेमिया कराती है, इसे जिसके अंदर ऑलरेडी पोटेशियम का लेवल इससे ज़्यादा है तो अपन उसको में नहीं देंगे। प्रेगनेंसी के अंदर भी अपन नहीं देते हैं एसी इनहिबिटर, खासकर प्रील, एआरबी भी नहीं देते हैं, एसी एलिसकेरिन भी नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि फीटस के अंदर रेनिल अजीनेसिस कराती है, ठीक है। याद करने का तरीका कैसे याद करोगे इसको, बीपीएस से, बी से बाइलेटरल आर्टरी रेनल स्टेनोसिस, पी से प्रेगनेंसी, एच से हाइपरकैलेमिया, ठीक है। मैक्सिमम रिस्क थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होते हैं कि फीटस को ये रेनिल अजीनेसिस कराएगी, ठीक। ड्रग इंटरेक्शन अगर एसी इनहिबिटर के साथ पूछ ले, मतलब ड्रग इंटरेक्शन मतलब इसके साथ में ये ड्रग नहीं देनी है। हाइपरकैलेमिया, क्योंकि अपन ने पहले ही पढ़ा था कि हाइपरकैलेमिया करा था, तो एसी इनहिबिटर कभी भी हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट के अंदर नहीं देंगे। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो हाइपरकैलेमिया कराती है, उसके साथ भी नहीं देंगे। तो उसका याद करने का तरीका ए बी सी के, ए से एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर, साइक्लोस्पोरिन, के से पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक। नेक्स्ट है, अगर एनएसएआईडी के साथ भी एसी इनहिबिटर नहीं देंगे क्योंकि ये एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है और किडनी ब्लड सप्लाई को कम करती है। लिथियम टॉक्सिसिटी के साथ भी नहीं देंगे एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर को हमेशा सल्फा ड्रग एलोपेरिडोल के साथ भी नहीं देंगे। साइड इफेक्ट क्या क्या होता है एसी इनहिबिटर का, ये इससे याद कर लो, कैप्टोप्रिल से याद कर लेना साइड इफेक्ट। सी से ड्राई कफ, मोस्ट कॉमन पूछ ले एसी इनहिबिटर का। एंजियोएडिमा, पी से प्रोड्रग होती है एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल। टी से टेस्ट डिस्टर्बेंस कर देती है बाय कैप्टोप्रिल की तरह। ओ से ऑर्थो हाइपोटेंशन कराती है इफ एसी इनहिबिटर पर थायराइड डायूरेटिक दे रखा हो। पी से प्रेगनेंसी के अंदर नहीं लेते। आर से रेनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर भी। आई से इंक्रीज हाइपरकैलेमिया के अंदर भी अपन नहीं लेते हैं। ल्यू से ल्यूकोपेनिया कराती है, बोन मेरो सप्रेशन कराती है कैप्टोप्रिल, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन एआरबी इनहिबिटर, ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें जो 4 रिसेप्टर पे वर्क करती है, ठीक है, ए टी रिसेप्टर ब्लॉकर। 81, 82, 83। 81 वाला तो बीपी को इंक्रीज कर देता है और T2, T3 ये बीपी को कम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन को किस पे वर्क करने वाली चाहिए, तो नेक्स्ट 84 भी होता है जो न्यूरॉन पे काम करता है, मेमोरी पे काम करता है। सो वी शुड गिव 81 रिसेप्टर ब्लॉकर, क्यों, क्योंकि बीपी को कम करा है। ओपन एंटी हाइपरटेंसिव का ड्रग का ही तो काम कर रहे हैं ना, इसलिए अपन 81 पे काम करेंगे। रूट क्या होगा, ओनली ओरल होगा, नॉट आईवी, ठीक है। सो नॉट यूज आईवी, ठीक है। अगर किसी ड्रग को आईवी नहीं दे सकते, आईवी रैपिड काम करती है, तो अगर इसको आईवी नहीं दे पा रहे तो ऑफकोर्स बात है कि एआरबी को कभी भी इमरजेंसी के अंदर नहीं देंगे। एलएमआर याद करो, मोस्ट पोटेंट एआरबी बताओ, और कोंडेसाटन, ठीक है। लिस्ट पोटेंट लोसाटन, लॉन्गेस्ट एक्टिंग कोंडेसाटन, शॉर्टेस्ट एक्टिंग एप्रोसाटन, ठीक है। ऑल साटन आर एक्सक्रेट इन यूरिन प्लस बाइल एक्सेप्ट टेलमिसाटन, ठीक है। सो टेलमिसाटन क्या होती है, सेफ होती है रेनल डिजीज और फेलियर के अंदर। एडवांटेज क्या होगा एआरबी का ओवर एसी ही, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन के लेवल को इंक्रीज नहीं करती है। स्पेशल प्रॉपर्टी बताओ एआरबी में, तो वो है लोसाटन। लोसाटन एकमात्र ऐसी एआरबी है जो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट भी कराती है और ये गाउट के अंदर भी यूरिक एसिड को कम करती है यूरिन के अंदर, ठीक है। तो ये याद कर लेना है, क्वेश्चन आ सकता है। अब एक और मेन ड्रग जो है वो बची है, वो है एमोडेरोन। एमोडेरोन के मैकेनिज्म एक्शन है कि पोटेशियम चैनल, सोडियम, कैल्शियम, बीटा ब्लॉकर सबके ऊपर काम करती है। यूज किसके, बहुत अरिथमिया के अंदर यूज करते हैं। कंट्रा इंडिकेशन किसके अंदर एमोडेरोन नहीं देते हैं, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के अंदर। टी हाफ कितना होता है, 3 से 8 वीक का। कंटेंट 37% आयोडीन होता है। और इसके ये देख लो सारे साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो प्लीज चेक एलएफटी, टीएफटी, पीएफटी, एलर्जी, ये न्यूमोनिक के याद करने का एडवर्स इफेक्ट है ये सारे एमोडेरोन के। प्लीज से फोटोसेंसिटिविटी, ब्लू मैन सिंड्रोम कराएगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराएगी, स्मफ स्किन या पर्पल मैन सिंड्रोम कराएगी। चेक से, ठीक है, आई को चेक करो, कॉर्नियल माइक्रो डिपोजिट और ऑप्टिक न्यूराइटिस कराएगी। एलएफटी से लीवर टॉक्सिसिटी, टीएफटी से थायराइड फंक्शन, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। पीएफटी से पल्मोनरी फाइब्रोसिस। एलर्जी से, एलर्जी क्यों कराई, क्योंकि इसके अंदर आयोडीन है, ठीक है, जो बेस्डो वोल्फ चाइकोफ इफेक्ट कराती है। ये दोनों इफेक्ट मैंने ऑलरेडी मेरे नोट्स में डाल दिए हैं, वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्लास 4 की एंटी अरिथमेटिक ड्रग होती है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये मैंने इसके साथ में लिख दिया था। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है वो वेरापामिल डिटियाजेम, जो क्या करता है, हार्ट रेट को कम और कंडक्शन को कम करता है। ये किस किस के अंदर यूज होता है, आर्टिया अरिथमिया के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो शॉर्ट पढ़ा रही हूँ एलएमआर की, यहाँ क्वेश्चन उठेगा तो मेनली यहाँ से उठ जाएगा, है ना, मैंने भी यही। नेक्स्ट है एडिनोसिन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसकी टी ऑफ होती है 9 सेकेंड, गिवन बाय सेंट्रल लाइन के द्वारा देते हैं। शुड गिव रैपिड बोलस देते हैं। शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटी अरिथमेटिक ड्रग पूछे तो एडिनोसिन है, ठीक है।
नेक्स्ट है, आप देख सकते हो इसका यूज पीएसवीटी, ठीक है, पेरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और एसवीटी की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है एबीसीडी से, ए सिस्टोल, ट्रांसिएंट आर्terial फिब्रिलाइजेशन, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, चेस्ट टाइटनेस, डायलेटर ऑफ ब्लड वेसल्स, फ्लशिंग। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है एडिनोसिन के, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन किस किस के अंदर नहीं देते हैं एडिनोसिन किसके साथ, तो मेथाइल जेक्टिन, डिजोक्सिन और डाइपेरोडेमोल, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको ये जो मेरी पूरी क्लास थी वो आपको पसंद आई हो। ऐसे ही प्यार बरसाते रहना। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्ट बोला है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाती है, लेकिन नोटसेट एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं ड्रग में से क्वेश्चन आते हैं, और ये सारी ड्रग मैंने आपको करा दी है, एलएमआर सारे करा दिए हैं। और मेरे हिसाब से आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन मेनली ये चीज़ जरूर पढ़ के जाना, फार्मा की टेंशन खत्म है इससे। आई हो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो ना, तो एक बार लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर करके जाना, और अच्छा सा कमेंट जरूर होना चाहिए इतनी मेहनत के पीछे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। गया कोई नी माए दिल ले गया, दिल ले गया, दिल ले गया कोई।